मतवाला निकाला था, जिसमें एक तिकड़ी हुआ करती थी, निराला की, श्री पूजन सहाय की और मुंशी नवजादिक लाल की। इसमें बहुत महत्वपूर्ण साहित्य निकला। 1927 में वीणा अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के संपादन में निकली, जो इंदौर से निकला करती थी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा इतिहास है। सुधा नाम की पत्रिका निकलती थी 1929 में, और इसका पहला कार्टून मिस्टर शाह बड़ा चर्चित हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी बहुत प्रमुख संपादक हुआ करते थे, जिन्होंने विशाल भारत का संपादन शुरू किया था। बाद में ये अज्ञे भी इसमें संपादक रहे। ये अपने समय का सर्वश्रेष्ठ मासिक माना जाता था, और इसका प्रवासी अंक बड़ा चर्चित हुआ था। 1936 में सैनिक नाम का एक पत्र निकला था, जो अज्ञे ने बिना नाम के संपादन इसका किया था। अज्ञे के संपादन में प्रतीक नाम की जो पत्रिका 1947 में निकली थी, वो पत्रकारिता के इतिहास में बहुत गौरव के साथ याद की जाती है। और त्रिलोचन, शमशेर, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, विद्या नवास मिश्र जैसे जो वो इसमें प्रकाशित, और प्रेमचंद ने 1930 में हैं, वो कहानी की सर्वश्रेष्ठ पतन अभी तक चल रहा है। बीच में राजेंद्र यादव ने इसका पुनर्प्रकाशन शुरू किया था, और अभी संजय सहाय इसके संपादक हैं। श्री पूजन सहाय ने जागरण नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, जिसमें साहित्य विशेष रूप से छपा करता था। और रविंद्र साहित्य का जो परिचय है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य का परिचय होता है विश्व भारती नाम की पत्रिका से, जो 1942 में निकली थी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुआ करते थे। तो इतिहास, दर्शन, संस्कृति, कला, ऐसे जो विषय थे, वो विषय इसमें प्रमुख हुआ करते थे। नया समाज नाम की एक पत्रिका थी, 1948 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, और इसमें चर्चित हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन, जैनेन्द्र कुमार, रघुवीर सहाय, रांगे राघव और राहुल भी इसमें प्रकाशित हुए थे। कल्पना जो दक्षिण भारत से निकली थी, उसके संपादक थे बद्री विशाल पत्ती, और 1949 से ये मैगजीन निकली थी, बद्री विशाल पित्ती। और कृष्ण बलदेव वैद इसमें प्रकाशित होकर चर्चित हुए थे। इसमें मार्कंडेय भी लिखा करते थे, और चित्रकारों में राम कुमार और हुसैन, वे भी इससे संबद्ध रहे, और प्रयाग शुक्ल और कमलेश भी। नया ज्ञानोदय के बारे में मैं क्या बताऊं, इसमें जो प्रमुख संपादक थे, रमेश बख्शी सबसे महत्वपूर्ण संपादक माने जाते हैं। इसमें प्रभाकर श्रोत्री भी थे, रविंद्र कालिया भी थे, अभी मधुसूदन आनंद है। लेकिन बीच बीच में और भी संपादक आए, जिन्होंने बीच में छोटा मोटा पीरियड इसमें किया। एक पत्रिका है नई धारा, जो बिहार से निकलती, इसको प्रकाशित होते हुए लगभग मेरे ख्याल से 68 वर्ष होने वाले हैं, और ये अभी भी निकल रही है। और इसके पहले संपादक थे श्री पूजन सहाय। नवनीत के बारे में हम जानते हैं, भारतीय विद्या भवन की पत्रिका है। आजकल राकेश रेणु उसके संपादक हैं। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रिका है। वागर्थ है, मधुमती है, समकालीन भारतीय साहित्य, ये भी किसी न किसी संस्थान से या सरकारी संस्थानों से निकलती है। एक महत्वपूर्ण पत्रिका जिसमें कमलेश्वर से लेकर तमाम महत्वपूर्ण रचनाकार छपे हैं, वो पत्रिका है कहानी, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त संपादक हुआ करते थे। कविता को लेकर एक चर्चित मैगजीन थी नई कविता, जगदीश गुप्त ने जिसे शुरू किया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, सारिका, दिनमान, प्रतीक का पुनर्प्रकाशन भी हुआ था। वसुधा, आलोचना, पहल,
अक्षरा, कथादेश, पराग, नंदन, वैसे तो कई पत्रिकाएं हैं। तो कहना मैं चाहता हूं कि ये पत्रिकाएं अगर नहीं होती, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने हिंदी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने भाषा को एक स्वरूप दिया, और अपने समय के वो जो तमाम विषय थे, अगर पूरे इतिहास में हम चलते हुए 20वीं शताब्दी में आए तो लगभग सारे विषयों को समाहित करते हुए सिर्फ साहित्य ही नहीं था, कला एक प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी, संस्कृति था, दर्शन था, पुरातत्व था। तो तमाम विषयों को शामिल करते हुए एक लंबी परंपरा, एक लंबी विरासत इन पत्रिकाओं ने हमें दिया है। कुछ पत्रिकाएं अभी चल रही हैं, लेकिन अधिकांश पत्रिकाएं धीरे धीरे समय के साथ बंद होती गई, और उनका जो घात प्रतिघात हिंदी पाठकों के मानस पर हुआ, उसकी असर हम देखते हैं। आज जब हमें किसी तरह का शोध करना होता है तो हमें इन पुरानी पत्रिकाओं के पास जाना पड़ता है और साहित्यिक पत्रकारिता की उस विरासत को समझना होता है। पहले जो पत्रकारिता हुआ करती थी वो समावेशी हुआ करती थी, उसमें वादों का, विचारधाराओं का, किसी समुदाय का उस तरह का बंधन नहीं हुआ करता था। वहाँ एक उद्देश्य हुआ करता था, वो था हिंदी का विकास, हिंदी की मानसिकता का विकास, और बदलते हुए देश के साथ किस तरह से सारे संपादक और सारे लेखक अपने समय का निर्माण करते हैं, जिसमें राष्ट्रीयता भी है, आधुनिकता भी है, उत्तर आधुनिकता भी है। तो ये हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, खास तौर पर जिस साहित्य की विरासत को हम जी रहे हैं, उस विरासत की कल्पना इन पत्रिकाओं के बगैर, इन संपादकों के बगैर, इन लेखकों के बगैर नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड में हमको अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए। और हमारा जो आज का बिंदु है, कादम्बिनी बंद हो गई है, तो बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, लेकिन इन पत्रिकाओं के बंद होने के साथ साथ हमने देखा है कि जब साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, इस तरह की पत्रिकाएं जब बंद हुई थी तो भारतीय जनमानस में उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, और आज भी उसका स्मरण किया जाता है। तो इन पत्रिकाओं का बंद होना एक तरह से साहित्यिक विरासत का कहीं ना कहीं खंडित होना है। और जो बड़े बड़े संस्थानों से निकलती हैं, उनके पास पूंजी होती है, वो लाभ हो या ना हो, लेकिन उन पत्रिकाओं को बिना हानि के निकाल सकते हैं। लेकिन वो परंपरा भी अब खत्म हो रही है, और इस परंपरा की चिंता हम सभी लोग बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, और ये आज की चर्चा भी उसी के केंद्र में है। तो मैं चाहूंगा केशव जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक तरह की भूमि मैंने तैयार कर दी है। आपसे छोटा सा प्रश्न है। हेलो मंडोई साहब जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे ज्ञानोदय भी कुछ वर्षों के लिए शायद बंद हुआ था, इसीलिए बाद में नया ज्ञानोदय आया है। तो जो पत्रिका के लिए जो 4 स्तंभ होते हैं, एडिटोरियल, प्रिंटिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े बड़े संस्थानों के पास तो ये चारों होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनके पास ये चारों सुविधाएं ना होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग नहीं होता है। तो ये जो पत्रिकाएं जो आपने 100-150 वर्ष का इतिहास बताया है, बंद होती होती आ रही हैं और अभी तक भी बंद हो रही हैं, तो ये क्यों बंद, आपने बता दिया। आखिर इसका निराकरण कब होगा कि पत्रिकाएं बंद ना हो सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी पत्रिका के प्रकाशन का दारोमदार पूंजी पर होता है। तो
मेघाली सुन ही रहा लगाने के लिए पूंजी हो, लेकिन जो पत्रिकाएं बहुत स्वायत्त ढंग से निकलती हैं उनके पास पूंजी नहीं होती। विज्ञापन ही एक अकेला सहारा होता है, क्योंकि जो मार्केटिंग का मामला है, मार्केटिंग लगभग सारी पत्रिकाओं में बहुत गंभीर स्थिति में इस हाल में है कि जो बुक सेलर इन मैगजीन्स को बेचते हैं वो साल भर 2-2 साल पत्रिकाओं को पैसा नहीं लौटाते हैं। यहाँ तक कि रेलवे काउंटर्स पर जो मैगजीन्स होती हैं जिसमें एएच व्हीलर है, तो एएच व्हीलर ने भी बहुत सारी पत्रिकाओं का भुगतान अभी तक नहीं किया है। तो जब धन नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी और जो सर्कुलेशन में लोग हैं या जो संस्थाएं हैं वो पैसा नहीं देंगी, तो सारी पत्रिकाओं का संकट वहीं से शुरू होता है। और बहुत सारी पत्रिकाएं तो स्वायत्त ढंग से चलती हैं। जैसे अगर आप पहल की चर्चा करें, कथा देश की चर्चा करें, बया की चर्चा करें, या बनास जन की करें, या तद्भव की करें, तो ये लगभग एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के सहयोग से पत्रिका उसका संपादन से लेके पूरा काम जो होता है वो उसमें चलता है। लोग अपने जेब से पैसा लगाकर इन पत्रिकाओं को निकालते हैं क्योंकि उनका साहित्य के साथ प्रेम है, पर अंततः कोई कब तक पैसा लगाएगा। इसलिए एक लंबे कालखंड में बहुत सारी पत्रिकाएं धीरे धीरे बंद होती गई हैं। जी केशव जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। अब हम निवेदन करेंगे राकेश रेणु जी, संपादक आजकल। राकेश जी। जी जी आ चुके हैं। धन्यवाद केशव जी। और आपने बहुत अच्छा किया। ऑडियो है, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा किया कि आपने मंडलोई जी से शुरुआत कराई। जी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उन्होंने सामने रख दी है। जी मेरा एक निवेदन है सर आपसे, मैं प्रश्न कर दूं आपसे, आपकी इजाजत हो तो, कि जैसे हमारा विषय है अंतिम सांसें लेती हिंदी पत्रिकाएं। जी जी। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि जो पत्रिकाएं हैं ये भी हमारी धरोहर हैं। जैसे हम स्मारकों को कितना धरोहर के रूप में अवेयर के रखते हैं, ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से पत्रिकाएं भी हमारे दिल और दिमाग में बसी है और हमें कई संदेश ज्ञान देती हैं। इसी प्रकार से ये पत्रिकाएं जो बंद हुई, पारिवारिक, साहित्यिक, क्या सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बड़ी-बड़ी संस्थाएं क्यों नहीं इनके बंद होने को रोकती हैं सर? ठीक है, कि मैं आऊंगा उस विषय पर जी, उस मुद्दे पर, क्योंकि आपका आज का विषय ही हमारा। एक निवेदन है, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, मंडलोई जी और बाकी जितने साथी। नमस्कार। नमस्कार जी जी। और एक निवेदन केशव जी से कि प्रश्न जो पूछे जाएं वो आखिर में पूछे जाएं, सभी वक्ताओं को पहले बुलवा लें, चलिए ठीक, उसके बाद प्रश्नोत्तरी का एक जी दौर सर चले। जी। तो सबसे बड़ी पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो विषय आपने रखा है अंतिम सांसें लेती हिंदी पत्रिकाएं, बहुत निराश करने वाला विषय है। 2 पत्रिकाएं बंद हुई हैं, परिवेश जो पूरा जो एक माहौल बना है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरीके से निराश होने की जरूरत भी नहीं है जो मुझे लगता है। देखिए, जैसा मंडलोई जी ने कहा कि पत्रकारिता का भारत में, हिंदी पत्रकारिता का कुल इतिहास 150 सालों का है। और मंडलोई जी के साथ ही एक दूसरे कार्यक्रम में मैं कहीं शायद रेडियो वार्ता में बोल चुका हूँ कि जो प्रकाशन का काम है, चाहे वो पुस्तक प्रकाशन का हो या पत्रिका प्रकाशन का, वो तकनीक आधारित है। तो अगर तकनीक बदलेगी तो प्रकाशन की शैली, प्रविधि भी बदलेगी, बदल रही है। आप अपने घरों में देखिए, तमाम लोग, ये मैं विषय की जो गंभीरता है उसको कम करने के लिए नहीं कहा, केवल निराशा दूर करने के लिए कह रहा, कि जो हमारे घरों के युवा हैं जो अब पढ़ रहे हैं या पढ़ना आरंभ किया है या
हाल ही में पढ़ के निकले हैं, उनके पढ़ने का जरिया क्या रहा, क्या माध्यम रहा? माध्यम भाषा के स्तर पर भी और माध्यम जो उपकरण है, उपकरण हम मान लें कि जो पुस्तक है या पत्रिका है, मुद्रित पुस्तक की वो क्या उसे पढ़ रहे हैं, मुद्रित पत्रिकाएं क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो मुद्रित अखबार पढ़ रहे हैं? हम पाते हैं कि हमारे बाद की पीढ़ी में तेजी से बदलाव आया पिछले 2 दशक में। ये बदलाव इस तरीके से है कि सारे माध्यम ई बुक्स के रूप में चले गए हैं, ई पत्रिकाएं हैं, ई अखबार पढ़े जाते हैं। वही अखबार जो आप छपे हुए पन्ने पढ़ना पसंद करते हैं, उनसे एक अब लिख रहे हैं क्या? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, माफ करिए, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? नहीं आ रही है सर, आ रही है। तो ये जो जिनसे हमारा लगाव है, बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी है, मैंने भी इसके बारे में लिखा है, जो लेकिन कागज की खुशबू के बारे में, मुद्रित मतलब नई किताब आने पर जो उत्साह होता है उसके बारे में हमारी पीढ़ी ने, हम सब पे आगे की पीढ़ी ने बहुत कुछ लिखा कहा है। लेकिन जो पीढ़ियां आ रही हैं, आगे आएंगी, उनका रुझान उस ओर नहीं है, वो बदल रहा है। ये हमें, और ये एकदम साफ है, हमें देखना चाहिए। वो दूसरे रूप में उन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं। पढ़ने की प्रवृत्ति कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, वो भी एक विषय है। लेकिन ये जो माध्यम है, पुस्तक का माध्यम या पत्रिका का माध्यम, उसने अपना रूप बदल लिया है या बदल रहा है। इसलिए मुद्रित रूप में पत्रिकाएं बंद हो रही हैं और आगे भी बंद होंगी। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि हिंदी पट्टी में, पूरे हिंदी क्षेत्र में पढ़ने की प्रवृत्ति, ये बात तो आमतौर पर किताबों के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं पूरी उसमें पत्रिकाओं को भी शामिल कर लूंगा, अखबारों को भी। पढ़ने की प्रवृत्ति कितनी है? भारत की ही अन्य भाषाओं से तुलना कर लें, बांग्ला से, कन्नड़ से, मलयालम से, ये बार बार कहा गया है, वो प्रवृत्ति क्यों नहीं बढ़ी है? एक कारण तो ये कहा जा सकता है कि भाई आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है लोग, लेकिन ये तो पूरे देश की स्थिति है, ये केवल हिंदी पट्टी की स्थिति नहीं है। हिंदी समाज जो है वो मुद्रित पाठ को किसी भी रूप में बहुत मान नहीं देता है, आज भी नहीं और पहले भी नहीं देता आया। और फिर जो मैंने कहा कि निराश होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो पत्रिकाएं बंद हुई हैं और जिनकी मंडलोई जी चर्चा कर रहे थे, पहले की पत्रिकाएं दिनमान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उससे कम भूमिका धर्मियों की नहीं रही है भारतीय हिंदी समाज की चेतना का, सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास करने में। बावजूद इसके ये पत्रिकाएं अपने खास संपादकों के काल में उरूज पर पहुंची, उत्कर्ष पर पहुंची। ये सब पत्रिकाएं किसी न किसी बड़े संस्थान, जिनको एक दौर में 7वें दशक और 6ठे दशक में कहा गया सेठाश्रयी पत्रिकाएं हैं, ये वो पत्रिकाएं थी या हैं। और उनके खिलाफ एक पूरा आंदोलन हिंदी जगत में चला। और वो ये भी कहना बेईमानी होगी कि वो मौलिक आंदोलन था, वो बाहर से लिया हुआ आंदोलन था। जो लिटिल मैगजीन पश्चिमी देशों में आंदोलन चला, लगभग उस तर्ज पर, लेकिन उसमें विरोध था कि भाई जिन्हें आज कॉरपोरेट कहते हैं, जिन्हें आज पूंजीपति घराने कहते हैं, उनकी पत्रिकाओं को छोड़ करके हम अपने संसाधनों से समाज, नागरिकों और देश के प्रति सरोकार रखने वाली पत्रिकाएं निकालें। और बड़ी तादाद में पत्रिकाएं निकली। 7वें और 8वें दशक में जितने साहित्यकार हैं, मंडलोई जी शामिल हैं उसमें, आज हम महत्वपूर्ण रचनाकार मानते हैं, महत्वपूर्ण उपन्यासकार, कथाकार या कवि मानते हैं, वे सब इन्हीं लघु पत्रिकाओं के द्वारा नोटिस किए गए, उस दौर में निकली। लेकिन लघु पत्रिकाओं के उस आंदोलन का भी पराभव हुआ। बाद में जो पत्रिकाएं निकलना आरंभ हुई, उसमें एक तरीके से कहिए कि खुद को मनवाने की जिद भी शामिल थी कि मैं भी हूं। अगर कोई घोषित उद्देश्य नहीं है तो भी मैं हूं।
और मैं ये पत्रिका निकाल रहा हूँ। ये बात मैं इस बिना पर कहता हूँ कि जब लगभग 200 या 200 से ऊपर पत्रिकाएं निकल रही थी, तो ज्ञान रंजन जी और शंभुनाथ जी की पहल पर राष्ट्रीय लघु पत्रिका मंच का गठन किया गया। मंच नहीं, वहां पर शब्द संगठन या ऐसा कुछ था। कोलकाता में उसका पहला सम्मेलन हुआ। दूसरा आजमगढ़ में विभूति जी की उसके मेजबान थे। विभूति जी ने अपने गांव में एक बहुत जोकहरा में बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया, जो उन दिनों शैशवावस्था में था। मैं वहां पे था। बहुत छोटा सा, लगभग मड़ई जैसे इसमें पुस्तकालय की शुरुआत की थी, जो आज एक विशाल पुस्तकालय है। पुस्तकालय संस्कृति का क्या हश्र हुआ हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में, हिंदी समाज में, या पूरे भारत में। मैं हिंदी समाज तक केंद्रित करूंगा। पुस्तकालय संस्कृति का क्या हुआ, जहाँ किताबें, पत्रिकाएं, अखबार नियमित आते थे और लोग इकट्ठा होते थे, पढ़ते थे, विषयों पर बात करते थे। उसको हमने कितना पाला पोसा, उसके लिए हम सब कितने जिम्मेदार हैं या नहीं है। उस पुस्तकालय संस्कृति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है। हम केवल ये रोना रोए कि वो फला पत्रिका बंद हो गई, लेकिन उस पत्रिका को कौन पढ़ रहा है ये देखना आवश्यक है। मैंने कहा कि खुद को मनवाने के लिए लघु पत्रिकाएं निकली, 500 प्रतियां भी निकल रही हैं, और वो निकल रही। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कल भी मैं एक कार्यक्रम में इसी तरह से लाइव थे, कितने लोग जुड़ते हैं। अगर आखिर क्यों जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये तो उन्हीं विमर्शों का, जो हम सेमिनार करते थे, उन्हीं विमर्शों का परिवर्तित रूप है, समय के अनुसार तकनीक आधारित। अगर हिंदी समाज के लोग इतने जागरूक नहीं होंगे, इतने गंभीर नहीं होंगे कि जो वास्तविक चिंताएं हैं उन चिंताओं से जुड़े। जितने लोग एक वेबिनार में जुड़ते हैं, उतने लोग चाय की एक दुकान पर राजनीति या क्रिकेट या सुशांत सिंह की चर्चा करने के लिए एक कोने पर इकट्ठा हो जाते हैं। देश भर में तो अगर उनको आप गुणा कर दें तो लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो आखिर भाषा से जुड़ी हुई समस्या से क्यों नहीं जुड़ते वो? जो हमारी जमीन समस्याएं हैं उनसे हमारे ही लोग क्यों नहीं जुड़ते? हमें उनको उस पर गौर करना होगा। और जब हम कहते हैं हमारे लोग नहीं जुड़ते, तो उसमें हम भी शामिल हैं। जब ये पत्रिकाएं बंद हुई तो वो तमाम लोगों ने कहा, लिखा फेसबुक पर कि हम खुद कितनी पत्रिकाएं खरीद के पढ़ रहे हैं। मैंने एक अमूमन 20-25 साल पहले एक पत्रिका का प्रकाशन किया, लघु पत्रिका का, समकालीन परिभाषा। और अपने अनुभव से कह सकता हूँ, और वो अनुभव उसी दौरान में वो लघु पत्रिका आंदोलन मंच बना था और उससे भी जुड़ा रहा, दिल्ली का संयोजक था। तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि तमाम बड़े लेखकों की इच्छा होती है कि पत्रिका निःशुल्क मिले, खरीदे नहीं। मंडलोई जी ने इशारा किया, व्हीलर बड़े बड़े संस्थानों को पैसे नहीं देता, लघु पत्रिकाओं छोड़ दें। मित्रगण भी जो हैं वो भी अगर आपने 5, 10, 15 प्रतियां भेजी और कुछ अंकों की प्रतियां भेजी, तो कुछ सदाशयी मित्र पैसे भेजते हैं, कुछ नहीं भेज पाते। हम एक तो बार उन्हें याद दिलाते हैं, और चूंकि आप व्यवसायी नहीं हैं, बार बार नहीं टोक पाते, तो आप भी संपादक भी चुप होकर बैठ जाता है। उसका परिणाम कुल उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, पत्रिका की अर्थव्यवस्था पर। धीरे धीरे संपादक का आर्थिक आधार कमजोर होता है और पत्रिका का आधार कमजोर होता है, क्योंकि लघु पत्रिका तो एक संपादक या कुछ लोग मिल करके निकाल रहे होते हैं, एक संगठन या 2-4 लोग या एक व्यक्ति। मैं जब समाज की बात कर रहा था, अब ये भी मेरा निजी अनुभव है, आप सबका भी होगा, कि यदि आप किसी बच्चे के, किसी छात्र के, छात्रा के जन्मदिन पर हिंदी की किसी पत्रिका का वार्षिक सदस्यता भेंट करें, तो लोग उसे बहुत उत्साह से नहीं देखते। कोई किताब भेंट करें हिंदी की, बहुत उत्साह से नहीं लेते, मानो ये क्या ऐसी वैसी चीज दे दी। तो वो संस्कृति भी हमारे यहाँ नहीं है। हिंदी समाज में इस संस्कृति का भी अभाव है। कोई भी प्रकाशक जब जिन पत्रिकाओं के हवाले से हमने आज की चर्चा रखी है, कोई भी प्रकाशक, हम देखें कि वो सब पूंजीपति घराने हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं।
जिन पीढ़ियों ने इन पत्रिकाओं का आरंभ किया, उनके पुरखों ने पत्रिकाओं का आरंभ किया, तो उनका भाषा से, साहित्य से या समाज से किंचित लगाव रहा होगा। लेकिन ये मानना कुछ अधिक होगा कि आज की पीढ़ी, उनकी जो तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी है, भी उसी स्तर पर भाषा से, समाज से जुड़ी हुई है या उसकी चिंता कर रही है। कर भी रही होगी तो वो अपने तरीके से कर रही होगी, उस तरीके से नहीं जो हिंदी समाज के हम लेखक पत्रकार सोचते हैं। तो उनके सरोकार बदले हैं, वो अपनी पूंजी का प्रतिफल चाहते हैं, तब भी चाहते थे, तब उनको प्रतिफल कई रूपों में मिलता था। वस्तुतः उन्होंने शुरुआत ही इसलिए की कि एक किस्म की सामाजिक और राजनीतिक दखल उनकी बनी रहे, और वो चूंकि कुल मिलाकर हिंदी भाषा का पराभव हुआ है आजादी के बाद, भाषा का विस्तार हुआ है, लेकिन सम्मान के किस स्तर पर हम कहें कि उसे कितना सम्मान हासिल है, तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि उसका पराभव हुआ है। तो चूंकि हिंदी भाषा का पराभव हुआ है, इसलिए उसके प्रकाशक अब उससे, और मुनाफा भी नहीं आ रहा है, उससे मुंह मोड़ रहे हैं। तो ये तो ठीक है, उन्होंने व्यवसाय के लिए शुरुआत की थी, लेकिन जिन्होंने पत्रिकाओं का आरंभ साहित्य को बचाने के लिए या भाषा को बचाने के लिए किया, या जो संगठन आजादी के वक्त में बने, गांधी जी, प्रेमचंद, और आप लोग नाम ले रहे थे महादेव प्रसाद द्विवेदी आदि का, उन संगठनों का क्या हुआ? उनको आजादी के बाद राज्य का आश्रय प्राप्त हुआ, उनसे पैसा मिलना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद उसके मार्फत पद हासिल करना, पैसा हासिल करना या राजनीतिक पहचान बनाना उद्देश्य रह गया। ये नहीं रहा कि भाषा का उत्थान हो, भाषा का विकास हो। हाँ, मैं भी एक सरकारी कार्यालय में हूँ, बावजूद इसके इस बात को स्वीकार करना होगा कि सरकारी विभाग में जो राजभाषा विभाग है सरकारी तंत्र में, उसका क्या योगदान है भाषा के विकास में। वहां जो लोग आते हैं अक्षम नहीं होते, एक प्रतियोगी परीक्षा पास करके आते हैं, उनके पास पर्याप्त डिग्रियां होती हैं, बावजूद इसके उनकी भूमिका कुछ नोटिस आदि का गलत, सही या अटपटा अनुवाद करने और वर्ष में एक पखवाड़े तक कार्यक्रम आयोजित करने, इसमें बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो मतलब ये जो अभिनव सोचने की, नया सोचने की प्रवृत्ति है, ये लेखक बिरादरी में कमी है, ये संगठन के स्तर पर भी कमी है, वो सरकार हो या बाहर के संगठन हो, उन सब का असर होता है कि हम देखते हैं कि हिंदी का जो विकास होना चाहिए था, मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी पत्रिकाओं का जो विकास, अब देखिए, एक अभी पीछे में पढ़ रहा था, अलाव के संपादक है राम कुमार कृषक, और उन्होंने एक लेख लिखा, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं फिर भी ले रहा हूँ। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी और दूसरे संगठन भी पत्रिकाओं को विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन क्यों आवश्यक है? विज्ञापन से पैसा आता है और पैसे से पत्रिका चलती है, उससे जुड़े लोगों का निर्वाह भी हो सकता है। एक वक्त में जब पीछे, फिर मैं राजनीति को नहीं लाना चाहता, कौन से व्यक्ति थे नहीं कहूंगा, लेकिन उस वक्त में जब विज्ञापन का दिल्ली सरकार का सालाना बजट कुल 25 करोड़ था, उस समय 30 पत्रिकाओं को 30,000 रुपए का विज्ञापन हर महीने दिया जाता था, और उन विज्ञापनों में राजनेताओं के वक्तव्य या तस्वीरें नहीं होती थी, समाज से जुड़ी, भाषा से जुड़ी दूसरी चीजें होती थी। आज जो आम आदमी का नाम लेकर के हम जो लोग आए, वहां पर उनका सालाना बजट विज्ञापन का 400, जो मैंने पढ़ा, गलत हो सकता है, जो मैंने पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ, 426 करोड़ का है, और उस बजट में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं या लघु पत्रिकाओं के लिए एक पाई नहीं है, एक पाई का प्रावधान नहीं है। तो ये जो संस्थाओं से आने वाले पैसे थे, जो साधन थे, कृपया चुप रहे या म्यूट कर लें,
वो जो माध्यम थे वो सब भी चुक रहे हैं धीरे धीरे, सबकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। वो केवल प्रकाशक घरानों की, पूंजीपति घरानों की प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं, वो अन्य संगठनों की भी बदली है, वो कुल व्यवस्था की बदली है। और हमारा समाज इन चीजों को, हमारा, जब मैं समाज कहता हूँ तो मैं हिंदी समाज की बात कर रहा हूँ, हमारा समाज इन चीजों को समझने को तैयार नहीं है। वो अपनी भाषा को मान नहीं देता। हिंदी पट्टी में कहीं भी आप चले जाएं, अगर आपने 2 वाक्य टूटे फूटे अंग्रेजी के बोल दिए तो आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। हिंदी का विद्वान उस तरीके का सम्मान नहीं अर्जित कर पाता। इसीलिए मैं कहा था कि भाषा को जो गरिमा हासिल होनी चाहिए थी, उसको जो, उसका जो मान होना चाहिए था, वो मान उसे नहीं हासिल हुआ। हमारा समाज ही उसे वो मान नहीं देता है, हम नहीं देते। और इन सब का कुल हासिल है कि ये पत्रिकाएं जा रही हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदी पट्टी में एक बड़ा तबका आज भी अशिक्षित है, शिक्षा के लिए इसकी ललक उसमें मौजूद है। वो जो नई पीढ़ी शिक्षित हो रही है, उनमें से बहुतों के मन में अब तो छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में कथित पब्लिक स्कूल खुल गए हैं, जो वैसे ही टूटी फूटी अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन सर, उनके ही बच्चे, इसी वंचित समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, या जो हम यहाँ पर आज अभी जुड़े हुए लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला है। सरकारी स्कूलों की जो दयनीय दशा है वो उसका कारण है, लेकिन हमारा हिंदी से विमुख होना भी एक बड़ा कारण है। खुद हमारे मन में अपनी भाषा के प्रति वो सम्मान नहीं है। तो मैं कहता कि वो जो वंचित तबका, जो पहली पीढ़ी पढ़ के आ रही है, भाषा वहां जीवित है और भविष्य भी वही है। इस भाषा का भविष्य वही है। जब तक कि वो इतने संभ्रांत न हो जाएं कि अपनी आगे की पीढ़ियों को किन्हीं कथित पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डालने लगे, जब तक कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों के माध्यम से आएंगे, वो अपनी भाषा में पढ़ के आएंगे, तब तक हिंदी भाषा में, हिंदी अखबारों को, हिंदी। लेकिन अब देखने की बात है कि जब मैं ये कह रहा हूँ, ये उम्मीद है, तो वो पत्रिकाएं बंद क्यों हो रही, फिर आप ये प्रश्न करेंगे। उसकी एक बड़ी वजह है कि वो, जब मैंने कहा कि वंचित तबका, तो उनके पास वो आर्थिक क्षमता नहीं है कि एक तो जो जो विरासत हमने उन्हें दी है, वो जो देख रहे हैं अपने आसपास पढ़े लिखे लोगों के बीच, कि वो खरीद के पढ़ नहीं रहे, और दूसरे कि वो इतने सक्षम भी नहीं है। जितनी सामर्थ्य है उसमें मैं जानता हूं कि लोग खरीदते हैं, खरीदने वाले भी वही लोग हैं, खरीद करके पढ़ते हैं और प्रतिक्रियाएं देते हैं। जो आंदोलन उनके बीच है वो शायद खाए पिए मध्य वर्ग के बीच नहीं है। जो आंदोलन से अभिप्राय, जो वैचारिक आंदोलन, जो उनके भीतर उथल पुथल है और वो उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, करते हैं। तो भाषा को और हिंदी को यदि कहीं बल प्राप्त होगा तो वो इसी तबके से होगा, और हम भी दे सकते हैं, जो मध्य वर्ग है वो भी दे सकता है, यदि हम अपनी सोच में थोड़ा बदलाव करें। और जहां तक पत्रिकाओं के बंद होने की बात है, तो मैंने पहले कहा कि लगभग 200 से 250 लघु पत्रिकाएं आज भी निकल रही हैं। उनमें से बहुत सारी बंद हो जाती है। मैंने जिस पत्रिका का नाम लिया, समकालीन परिभाषा, वो भी बंद हो गई आखिरकार। हमने कहा कि वो से हमने स्थगित किया, बंद नहीं किया है, लेकिन दशक से ऊपर बीत गया, वो स्थगित है, इसलिए मानना है। इस तरीके से सैकड़ों पत्रिकाएं बंद हुई हैं, दूसरी सैकड़ों पत्रिकाएं शुरू हुई हैं। आरंभ की जो लघु पत्रिकाएं थी, उन्होंने जो प्रतिष्ठा अर्जित की, बाद की पत्रिकाओं ने वो प्रतिष्ठा क्यों अर्जित नहीं की, यह प्रश्न हो सकता है। और इसका एक उत्तर मैंने शुरू में दिया कि अपने खुद को मनवाने की इच्छा पनप आई। पहले भाषा का विकास इच्छा थी, पहले संस्कृति का, मतलब समाज का विकास इच्छा थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लेते, 4 पत्रिकाएं उन्होंने की। उस दौरान आप देखें कि 1857 का जो पहला स्वाधीनता संग्राम था, वो असफल हो गया था। तमाम लोग, और उस समय दिल्ली से उर्दू, क्योंकि
उर्दू जानने वाले, उर्दू को उस समय राज्याश्रय प्राप्त था, उर्दू फारसी अरबी को। और तो उर्दू पत्रिकाएं पयाम आज़ादी निकलती थी, दिल्ली अखबार निकलता था, और उन सब के संपादकों को इसी दिल्ली में सरे राह लटका दिया गया, गोली मार दी गई या पेड़ से लटका दिया गया। मैं वो उन स्थानों के बारे में बता सकता हूँ जहाँ जहाँ उनको लटकाया गया, और जिन जिन स्टोरी पर, जिन उस पर मैंने लिखा भी है। हिंदी की पत्रकारिता उसके 10 साल बाद 1867 में भारतेंदु ने पहली पत्रिका की शुरुआत की, और 74 में 3 दूसरी पत्रिकाओं की। तो वो जो समाज था, जो एक तरीके से पराजित और दबा हुआ हिंदी समाज था, उसे उठना था, उसमें वो देश के प्रति प्रेम था, तो अपनी भाषा लेकर के वो आए, और समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, वो देख रहे थे। तो भारतेंदु का योगदान, सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे काम किए, जो राजा राममोहन राय बंगाल में कर रहे थे, दूसरे लोग, सावित्रीबाई फुले कर रही थी। भारतेंदु ने स्त्रियों की दशा को लेकर के, छुआछूत को लेकर के बहुत सारे लेख लिखे, और जो भारतेंदु मंडल था वहां से वो चीजें आई, उनकी पत्रिकाओं के मार्फत आई। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को स्थापित किया। तब उस काल में ब्रजभाषा में कविता लिखी जाती थी, आप सबको शायद ज्ञात हो। और भारतेंदु ने धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी में कविताएं प्रकाशित करना, उन्हें स्थापित करना आरंभ किया, वो स्थापित हुई। कहानी तो बहुत बाद में आई उसकी। तो उस समय एक लक्ष्य था, एक सामाजिक उद्देश्य था। फिर 70 के दशक में, जो मैंने 7वें दशक में जो मैंने कहा, 60 के बाद जो लघु पत्रिकाएं, उनका भी एक उद्देश्य था। आजाद हिंदुस्तान में जो वंचित समाज है और जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उन्हें सामने लाने का, उन पर लिखने का, जिन्हें जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन बाद में 90 के बाद, या कहें कि 2000 के आसपास से जो पत्रिकाएं आने लगी, जो पुरानी पत्रिकाएं पहल आदि हैं उनको छोड़ करके, तो उसमें ये थी कि हाँ, मैं भी साहित्यकार हूँ, या साहित्यकार, मैं भी कविताएं लिखता हूँ, राकेश रेणु कविताएं लिखते हैं और एक पत्रिका भी चलाते हैं। पत्रिकाओं में फला फला को छाप लेंगे तो वो कविता को भी सराह देंगे। इस तरह की प्रवृत्ति आई। ये प्रवृत्ति आज भी है। लघु पत्रिका निकालना, 1000 प्रतियां निकाल लेना आसान था, उसमें उतना निवेश, आर्थिक निवेश उतना नहीं था। आज जब ये चैनलों का दौर है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, और वो ये खुद को मनवाने वाला वर्ग लगा नहीं पाता। ये उसका दुख है, इसलिए उधर नहीं जा पाता। अन्यथा वो वहां भी लोग चैनल शुरू करेंगे, और बहुतों ने ऐसे चैनल शुरू किए हैं। वो अलग बात है कि वो साहित्यिक समाज के लोग नहीं हैं, जो खुद को मनवाने के लिए उन्होंने चैनल शुरू किए। लेकिन आप देखें कि पिछले कुछ समय से, अगर आप वेबिनार कर रहे हैं, हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, बैठे हैं, तो ये एक सुगम माध्यम मिला। तो रोज ही अनेक वेबिनार होते हैं, अनेक लोग लाइव होते हैं, चाहे उसमें, मैंने पहले भी कहा कि लोग जुड़े या न जुड़े, चाहे उसमें 10 लोग आए, लेकिन वो वेबिनार होते रहते हैं। वो कहानी पाठ, कविता पाठ चलता रहता है, लोग अपने अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। ये सब अगर हम निरुद्देश्य ये सब काम करेंगे तो उसे इज्जत नहीं मिलेगी, उसे प्रसार नहीं मिलेगा। आपने एक विषय रखा, उसका एक बड़ा उद्देश्य है, तो उसकी गरिमा है। लेकिन निरुद्देश्य हम कोई काम करेंगे जिसमें कोई बहुत ठोस उद्देश्य नहीं है, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं, मतलब मैं पत्रिकाओं के लिए ये बात कह रहा हूँ, तो उसे बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, चीज आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए भी बहुत सारी पत्रिकाओं को सम्मान नहीं मिलता, वो उसके नष्ट हो जाती हैं। जी, बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, और कुल मिला के लग भी रहा है कि पाठकों की ही ये कमी है कि वो। तो अब मेरा एक प्रश्न आपकी इजाजत हो तो कर लूं? मैंने अनुरोध किया था कि आखिर में करें, लेकिन आपकी इच्छा है। और भी वक्त है ना सर, उस समय का भी। जी हाँ, तो हमारा निवेदन है कि जैसा कि ये सब प्रतिष्ठित पत्रिकाएं बंद हुई हैं, पारिवारिक और साहित्यिक, और उसके पाठक भी थे, लेकिन समय बदला है, तो निश्चित रूप से
पाठक भी बदल गए हैं। तो इसका जो दुख हमको हुआ, या जब दोनों पत्रिकाएं बंद हुई तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई कि बचपन से हम इन्हें धन धन को पढ़ रहे थे, ये वो सब बातें आई। तो हमको ये लगा कि हमको सभी को, हिंदी भाषियों को, प्रेमियों को दुख हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज की कमी लगती होगी। क्यों बंद होती है? क्योंकि केंद्र सरकार हिंदी के बढ़ावे के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत धन भी लगाती है, खर्चे भी करती है। और इसी प्रकार से हमारी पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज जी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उनका उद्बोधन था, उन्होंने कहा था कि जो 6 भाषाएं हैं वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो विश्व की, वो 7वीं भाषा हिंदी के लिए प्रयास कर भी रही थी, लेकिन वहां के नियम अलग हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि जितना भी खर्चा हो सकता है भारत सरकार इसको देने के लिए तैयार है, आधिकारिक भाषा बनाने की। इसके बारे में आप क्या? देखिए, पहली चीज तो मैं यहाँ पे सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं हूँ। मैं राकेश रेणु की हैसियत से हूँ, जो 1.5 अरब आबादी में से एक है, और इसलिए मैं सरकार की ओर से कोई बात कहने में अक्षम हूँ। दूसरी बात, मैंने ये बात कह भी दिया है पहले कि संस्थाओं की ओर से जो अगंभीरता बरती गई, उसकी वजह से भी हिंदी का नुकसान हुआ है। मैंने विभागों के नाम लिए, प्रवृत्तियों के भी नाम लिए, उसकी वजह से भी हिंदी का नुकसान हुआ है। और कोई सरकार एक रूप हमेशा नहीं बनी रहती। जनतंत्र में हम जानते हैं कि सरकारें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लोगों की तो एक निश्चित आयु होती है, कार्य क्षमता की भी एक निश्चित आयु होती है, तो वो बदलते ही रहते हैं। तो जो दृष्टि पहले थी वो आज हो आवश्यक नहीं है, जो दृष्टि आज है वो भविष्य में बनी रहे वो आवश्यक नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो देश विदेश में आयोजित होते हैं उनसे हिंदी का कितना भला होता है, उस तुलना में जो राशि उस पर खर्च की जाती है। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं व्यक्ति की हैसियत से ये सब बोल रहा हूँ। या संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं भाषा हिंदी हो जाए तो हिंदी पट्टी का क्या भला होगा? मेरी चिंता तो अपने देश की है, देश के उन समाजों की है जो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में खाते हैं, हिंदी ओढ़ते बिछाते हैं। विदेशों में क्या होगा? हाँ, बहुत सारे देशों में हिंदी है, लेकिन बहुत सारे देशों में जो जिस तरह की हिंदी है, जैसे सूरीनाम में जो हिंदी है, और भी कई देश हैं, वो फिजी में जो हिंदी है, वो हिंदी नहीं है जो हम बोल रहे हैं। उसमें बहुत सारी स्थानीय शब्द आ गए हैं, उनका स्वरूप किंचित अलग है। हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा उसे समझने के लिए। और जो वहां से जो लोग यहाँ लिखते हैं वो भी अपने वहाँ प्रचलित भाषा से अलग जाकर के लिखते हैं। उन्हें यहाँ की या जिसको कहते हैं मानक हिंदी जानकारी है उसमें लिखते हैं, लेकिन मानक हिंदी अपने अपने स्थिर रूप में देश में ही अपने एक कोई स्थिर रूप नहीं है इसका। हालांकि किताबों में है, नियमों में है, लेकिन प्रचलन में नहीं है एक स्थिर रूप, और विदेशों में तो है ही नहीं। तो लेकिन भाषा का फिर भी प्रसार होता है, उससे प्रसार होना चाहिए, विदेशों में हो। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि वो उसे मान मिले, उसे इज्जत मिले, और जो हिंदी समाज है देश का वो उससे जुड़ा रहे, उनके बीच वो फैले। और मतलब आज जब आप लघु पत्रिका बंद होने की बात करते हैं, कादम्बनी यदि बंद हुई तो ये भी कहा गया नंदन और कादम्बनी दोनों की प्रसार संख्या इतनी थोड़ी हो गई थी कि वो लग प्रायः बंद होने जैसी ही थी, कि बहुत मजबूत अवस्था में नहीं थी कई सालों से। और ये केवल नंदन और कादम्बनी की बात नहीं है, ये अधिकांश हिंदी की पत्रिकाओं की बात है। बात घूम फिर के वही जाती है कि हमारा समाज उसे कितना मान दे रहा है, उस भाषा को, और भाषा में निकलने वाले पाठ सामग्रियों को कितना मान दे रहा है, कितना स्वीकार कर रहा है।
जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी आपने और एकदम सच्चाई बताई आपने। तो अब हमारे अगले वक्ता हैं प्रेम जन्मेजय जी, संपादक व्यंग यात्रा। प्रेम जन्मेजय जी व्यंग के प्रति गंभीर एवं सृजनात्मक चिंतन के चलते ही उन्होंने सन 2004 में व्यंग केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका व्यंग यात्रा का प्रकाशन आरंभ किया। प्रवेशांक का मूल्य 20 रुपए था एवं 16 वर्ष से निरंतर प्रकाशित होने वाली पत्रिका आज भी मूल्य 20 रुपए है। प्रेम जन्मेजय जी के लिखे व्यंग्य नाटकों को भी अपार ख्याति मिली है। अपने पहले व्यंग्य संकलन राजधानी में गंवार से चर्चा में आए प्रेम जन्मेजय कि अब तक 13 व्यंग्य संकलन, 3 व्यंग्य नाटक, 1 दर्जन संपादित कृतियां हैं। तो प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार 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 सर जी। तो स्वागत है, आप अपने विचार रखें सर, बाद में प्रश्न करेंगे जैसा कि बताएं। जी धन्यवाद केशव जी। और मुझे लगता है कि जब मैंने विषय पढ़ा आपका कि लगा कि ये बहुत ही एक सीमित सा विषय लगा उस समय कि 2 पत्रिकाओं के बंद होने पर आपने जो सवाल उठाया। पर अभी जब मैंने सुना अपना मंडलोई भाई को और राकेश रेणु जी को, तो लगा कि ये विषय कितना व्यापक है, कितनी चीजें इसके अंदर छुपी हुई है साहित्यिक पत्रिका। क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरा मानना यह है कि जैसे धनयुग जो है वो पारिवारिक एक पत्रिका थी, नंदन जो है बच्चों की पत्रिका के रूप में शुरू रही, कादम्बरी के रूप बदलते रहे अलग अलग तरह से, पर पूरी तरह से साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में अगर हम कहें तो वो नहीं थी। पर यहाँ पे ऐसा लगा कि आपने विषय के माध्यम से एक भीड़ के छत्ते को जैसे छेड़ दिया और बहुत सारे रूप साहित्यिक पत्रकारिता के हमारे सामने आए और बहुत अच्छी समृद्ध जो हमारी परंपरा है पत्रकारिता की, भारतेंदु से लेकर उसको मंडलोई जी ने बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की, बताया अलग तरह से, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। राकेश रेणु जी ने बहुत सारे, मतलब उनके पास तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने को है और ये पूरा अगर समय आप उनको देते तो बहुत सारी बातें कहते और हम लोग समृद्ध होते। उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई हैं पत्रकारिता को लेकर, साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर, कुछ इंगित भी किए हैं उन्होंने, कुछ संकेत भी किए हैं। मेरा मानना यह है कि जो इस तरह का जो मूल विषय अगर आप कहें, जो मैंने कहा कि जो बहुत थोड़ा सीमित था, तो एक अनावश्यक तरह का रुदन लगता है। बहुत सारी पत्रिकाएं जिसका संकेत किया गया, व्यावसायिक पत्रिकाएं बंद हुई और आज के समय में अगर आप देखें तो बहुत सारे व्यवसाय बंद हो रहे हैं और इस कारण से कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि भाई कई निकाले जा रहे हैं, कई कर्मचारियों को अगर रखा भी जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आधी तनख्वाह पर आप काम करें। अब मुझे मालूम नहीं है कि क्या इन लोगों से भी कहा गया कि आधी तनख्वाह पे काम करें, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर जिसका संकेत भी किया गया इससे पहले कि हिंदी पट्टी में पढ़ने की संस्कृति बहुत कम है, मुफ्तखोरी की ज़्यादा है। मतलब हम चाहते हैं कि मुफ्तियाँ चीज़ें मिलती रहें और उसको भी हम लोग सजा के रख देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी लाइब्रेरी पुस्तकालय दिखाते हैं और उसमें से मुश्किल से 20% पढ़ा नहीं, पढ़ने की संस्कृति कम है। जबकि अगर आप बंगाल में चले जाएं या केरल में चले जाएं, वहाँ पे पढ़ने की संस्कृति है। तो जब तक ये पढ़ने की संस्कृति नहीं होगी, और जिसकी तरफ रेणु जी ने एक और बात उठाई थी कि अपनी भाषा के प्रति गौरव नहीं होगा, तब तक जो है मुझे लगता नहीं है कि ये समस्या हल होने वाली है। और जैसे मैं भी कह रहा था कि ये बच्चे जो है, और बीच में बात भी आई थी कि आज बच्चों को उतनी आवश्यक है। मुझे लगता है कि जब ये पत्रिकाएं बंद हुई तो लेखकों को ज्यादा पीड़ा हुई है, पाठकों को कम हुई है। जो भी आया है लेखकों की तरफ से आया है कि भैया पत्रिकाएं बंद हो रही हैं। ऐसे ही पाठकों में मैं देखता हूँ कि मेरा जो पोता है 11-12 वर्ष का है, तो उसको बजाय पत्रिकाओं की और किताबों की भीड़ लगाने के, वो कहता है, मेरी स्थिति अलग है कि मुझे लगता है कि जब तक हाथ में पत्रिका या किताब ना हो तो मैं अपनी बात नहीं कह सकता हूँ।
मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो किंडल लेता है और उसको किंडल में पढ़ता है। वो अगर मैंने उससे कहा, तो मैंने कहता हूँ उसको पता है, मैंने कहा भैया वो पत्रिका बंद हो गई। कहता क्यों बंद हो गई? तो मैंने कहा कि भैया उनके पास पैसा वैसा नहीं था या उन्होंने बंद कर दी उस हिसाब से। तो कहता है कि उनको क्या दिक्कत है, आज बहुत सारी पत्रिकाएं जो हैं वो उसमें PDF फाइल में मिलती हैं, वो वेब में आती है, इस तरह से दे दें। और आप देखिए कि नवनीत जैसी पत्रिका इस सारे समय में जब छपाई नहीं हो पा रही है, वो आपको PDF फाइल में मिल जाती है, आप उसको पढ़े। बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं जो बंद नहीं हो रही। तो मेरा ये कहना है कि उसके कई और कारण थे। और अभी नवनीत नया आया, नवनीत की बात हुई, तो उसमें मैंने विश्वनाथ जी ने एक कविता छापी है जगदीश शर्मा की, जिसमें वो कहते हैं, एक पंक्ति है उसकी, रोशनी का प्रचार करने से रोशनी नहीं होती। मुझे बहुत बढ़िया लगा इस चीज को पढ़ के कि आप जो है प्रचार करते हैं अगर रोशनी का, जिस तरह से विज्ञापनबाजी से, तो उससे रोशनी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जो पत्रिकाएं हैं, ये जो खासकर जो लघु पत्रिकाएं या साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, कोई भी किसी भी तरह की पत्रिकाएं, आर्थिक अभावों से ये निरंतर मुठभेड़ करती रहे इनकी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और आरंभ से, अभी पीछे हमने कभी चर्चा नहीं की, शुक्रवार जैसी पत्रिका जिसको संपादन किया विष्णु नागर जी ने बहुत समय, लोकायत जैसी एक पत्रिका थी जिसका बलराम भी संपादक कर रहे थे, वो भी बंद हुई। तो बहुत सारी पत्रिकाएं इस तरह की बंद होती रहती हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं ये मानता हूँ कि ये पत्रिकाओं को मैंने 3 वर्गों में एक तरह से विभाजित किया है कि जैसे एक तरफ वो है जो समृद्धशील साहित्यिक पत्रिका है, और ये पत्रिकाएं जो हैं सरकारी, गैर सरकारी संस्थान या प्रकाशन संस्थान से निकलती हैं। जैसे आपने अभी हम चर्चा करें, धनयुग की चर्चा की, साप्ताहिक हिंदुस्तान उस समय निकलता था। और इन संस्थान में क्या होता है कि इनमें हम जो पत्रिका का पीर, बावर्ची, भिष्टी, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भूमिका होती है और उसको भूमिका को निभाने के लिए उनको वेतन भी मिलता है। उप संपादक भी होगा, संपादक भी होगा, उनका डिस्पैचर अलग होगा, सारी चीजें अलग होती हैं। लेखकों को पारिश्रमिक भी मिलता है। पत्रिका के आर्थिक पक्ष की संपादक को बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती है, उसकी चिंता प्रबंधन करता है। इनका अपना विज्ञापन विभाग होता है और विज्ञापन संपादकीय विभाग विज्ञापन विभाग में दखल नहीं देता है, पर विज्ञापन विभाग संपादकीय विभाग में दखल दे सकता है। और आजकल तो बहुत धीरे धीरे धनयुग जब बंद हुआ उसके बाद से तो ये आने लगा कि विज्ञापन विभाग बताता था कि आपको किस तरह की चीज निकालनी चाहिए, हमारा सेल नीचे आ रही है इसलिए आप इस तरह का करें। और दूसरा ये भी होता है कि संपादक भी अन्य साथियों की तरह वह नौकरी करता है। तो और एक समय में तो ये था, मुझे पता चला था कि मतलब कहा जाता था कि बड़ी बड़ी पत्रिकाएं, बड़े बड़े संस्थान इसलिए निकालते हैं कि कुछ जगह का घाटा यहाँ पे पत्रिका का घाटा दिखाया जा सके और कहीं पे कर बचाया जा सके, ये भी था। दूसरी मुझे एक तरह से लगता है ये समृद्धशील पत्रिकाएं जिनके पास अपना पैसा, पूंजी, सब कुछ होता है, उनको उस चीज की दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ से वो पत्रिकाएं जो साधन संपन्न है, मतलब उनके पास साधन रहते हैं, और इनमें से अधिकांश पत्रिकाएं वैसी समृद्ध नहीं होती जैसी समृद्धशील पत्रिकाएं कि इनके पास पैसा हो पैसे की दृष्टि से, पर इनके पास पीर, बावर्ची, भिष्टी, इनकी भी व्यवस्था रहती है। इनके पास चाय पिलाने वाला छोटू भी आपको मिल जाएगा। और इन पत्रिकाएं, ऐसी पत्रिकाएं जो कई बार होता है कि कोई व्यक्ति एक संस्था के रूप में बन जाता है और उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं, उसको कुछ संस्था के रूप में लोग पैसा भी देते हैं, या कुछ इस तरह से दल जो है, राजनीतिक दृष्टि से भी दल कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई पत्रिकाएं भी आ जाती हैं। और कुछ इस तरह की पत्रिकाएं भी हो जाती हैं, मैंने देखा है कि जिनको अर्थ की उस हिसाब से चिंता नहीं है, वो जिस तरह से घरानों से पत्रिकाएं निकलती हैं उस तरह की नहीं है। जैसे आजकल जैसी पत्रिकाएं, सरकारी पत्रिकाएं जिनको आर्थिक पक्ष की दिक्कत नहीं है, वो एक तरह से उनकी नौकरी होती है। तो मुझे लगता है इनके संपादक अधिकांशतः जो होते हैं, जैसे पत्रिकाएं वो एक समय पे जिसकी चर्चा अभी की गई है, 60 के समय में पत्रिकाएं निकलती थी, वो संचेतना पत्रिका निकलती, कहानीकार पत्रिका निकलती थी। और इसी तरह से अगर इस संस्थानों की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो इस समय जैसे साहित्य अकादमी की पत्रिका निकलती है, तो इन लोगों के इनके पास जो है उस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। और ये पत्रिकाएं, कुछ पत्रिकाएं तो जो निकलती हैं, जो साधन, उनके पास वो एक विचारधारा पे आधारित होती हैं,
उनके सिंपैथाइजर्स होते हैं, उनके स्वयंसेवक होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, और वो सारे संगठन, एक साहित्यिक संगठन की जो पत्रिकाएं हैं, वो पत्रिकाएं जो है उनके पास उस तरह के आर्थिक अभाव, उससे संघर्ष उनको करना पड़ता, जिस तरह से आर्थिक अभाव जिसकी चर्चा रेणु भी कह रहे थे कि व्यक्तिगत रूप से भी निकाली जाती है, वो जो इस तरह की मैं पत्रिकाएं आपको बता रहा हूँ दूसरी तरह की, उसमें कई बार वो पत्रिकाएं इसलिए भी निकाली जाती हैं कि साहित्यिक शतरंज खेली जा सके। साहित्य में कहाँ पे किस तरह की वोट बिछानी है और किस तरह के आंदोलन को चलाना है, इस तरह की पत्रिकाएं भी जो है वो उस तरह का काम करती है। तीसरी तरफ से मेरा मानना यह है कि विपन्न साहित्यिक पत्रिकाएं होती हैं जिनके संपादकों को, मतलब दो तरह से मानता हूँ मैं, कि एक संपादक वो है जिसको लगता है कि चर्चा भी हुई थी कि मैं एक कवि हूँ, रचनाकार हूँ, और इस दृष्टि से मैं एक पत्रिका निकालूंगा, दूसरे को छापूंगा, वो मुझे छापेगा, मतलब तुम मुझे छापो मैं तुम्हें छापूं, और उस तरह का भी रहता है। पर कुछ लोग गंभीरता से उस तरह की पत्रिका निकालते हैं, वो साहित्य सेवी होते हैं, इनके यही पीर बावर्ची भिश्ती सब यही होते हैं, इनके पास जो है कोई भी मतलब इनका घर ही जो है उनका संपादकीय कार्यालय होता है, और बस इनकी अपनी जेब जो होती है वही इनका जो है आर्थिक आधार होता है। सरकारी अनुदान या खरीद की कृपा पाने को ये देखते हैं, और इनके हित चिंतक कई बार किसी बैंक का विज्ञापन दिलवा दिया या किसी से कोशिश की, कहीं से सरकार से विज्ञापन दिलवा दिया, प्रतिष्ठान में अगर कोई अधिकारी है तो उससे विज्ञापन दिलवा दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये पत्रिकाएं उस तरह से होती हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जैसे व्यंग्य यात्रा का मैंने आरंभ किया था, तो उसमें सबसे पहले 2004 में आरंभ किया था, परसाई जी के जन्मदिन पे मैंने व्यंग्य यात्रा आरंभ की। तो मैंने लिख दिया था कि मैं इसके सिर्फ प्रयोग की दृष्टि से 5 अंक निकालूंगा। अगर मुझे लगेगा कि पत्रिका को निकालना चाहिए, मेरा उद्देश्य के हिसाब से निकाला था मैंने, कि मेरा मानना ये था कि व्यंग्य लिखा बहुत जा रहा है, पर व्यंग्य पर कोई बातचीत नहीं होती, कैसा लिखा जाए, व्यंग्य का कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है, व्यंग्य का कोई आलोचना शास्त्र नहीं है, व्यंग्य को देखने के कोई टूल्स नहीं है। तो मुझे लगा कि इस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए और व्यंग्य विमर्श होना चाहिए। तो मेरा ये लक्ष्य था, इस दृष्टि से मैंने इसके 5 अंक निकालने का सोचा था कि, और मैंने जब पहला अंक निकाला था वो 300 प्रतियों का था, पर धीरे धीरे जो मुझे लोगों से जो है सहयोग मिला, और मुझे अभी भी याद है नामवर जी से को जब पत्रिका मिली और वो मिले तो उन्होंने कहा, प्रेम तुम कम से कम व्यंग्य के नाम पे भड़ेती तो नहीं कर रहे हो, एक अच्छा विचार। और उसके बाद उनका सहयोग भी मिला वैचारिक दृष्टि से। बहुत सारे लोग हैं, आलोचना की दृष्टि को निर्मला जैन है, नित्यानंद तिवारी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, प्रभाकर चौथी हैं, विजय बहादुर सिंह है, बहुत लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने व्यंग्य पर लिखना। मैंने जैसे व्यंग्य का विमर्श में व्यंग्य का मनोविज्ञान क्या होता है, व्यंग्य में मिथकीय प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, व्यंग्य का सौंदर्य शास्त्र कैसा है, व्यंग्य कैसे एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही करता है दूसरी विधाओं में। और दूसरा मेरा ये लक्ष्य रहा कि हम जो व्यंग्यकार व्यंग्य को एक कुआं बना के बैठे हुए, खूब मंडूक होके बैठे हैं कि ये हमारा व्यंग्य का कुआं है और इसी में हम अब एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं, हम व्यंग्यकार हैं सिर्फ, वो उस सोच से लोगों को निकाला जाए। इसीलिए मैंने ममता कालिया को एक जगह लेके गया, उनसे व्यंग्य पर बातचीत कराई अलग अलग लोगों से। मतलब मेरा पक्ष ये रहा कि व्यंग्य को एक व्यापक दृष्टिकोण दिया जाए। तो मेरा मानना ये, और अभी एक बहुत अच्छी बात उठाई थी आर्थिक दृष्टि से, मैं बहुत जल्दी में अपनी बात कहूँगा, मुझे लगता है कि समय भी नहीं है। तो मैं अभी एक राकेश रेणु ने संकेतों में बात कही थी एक लेख के रूप में, और मैंने भी एक जगह पे इस चीज की चर्चा की थी कि एक वो समय था कि जब 15 वर्ष तक लगभग ये रहा कि जब पत्रिकाओं को एक मतलब उस समय, आज से समझ लीजिए 20-25 वर्ष पहले का, कि 30 रुपए का एक विज्ञापन दिया जाता एक अंक के लिए। मतलब अगर आपकी पत्रिका मासिक है तो हर मास दिया जाएगा, आपकी साप्ताहिक है तो हर सप्ताह आपको अंक विज्ञापन दिया जाएगा, और आपकी पत्रिका अगर त्रैमासिक है तो 3 महीने में एक बार। मुझे 3 महीने में एक बार मिलता था विज्ञापन, और उसमें ये कहीं नहीं देखा जाता था कि ये किस विचारधारा का व्यक्ति है। पत्रिका अच्छी है, पत्रिका जो है वो गुणवत्ता परोस रही, उस दृष्टि से देखा जाता था, दिया जाता। पर कुछ लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। तो मुझे उस समय कुछ लोगों ने कहा, भाई आप 120 की 110 पेज की पत्रिका निकालते हैं, क्यों नहीं इसको जो है 3 महीने में डाल देते हैं।
मतलब 40-40 पेज की निकालिए, आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो मैंने उससे कहा था कि भैया अगर कोई लेखक पत्रिका निकालता है तो वो अपने लेखन को बैकशीट पे उसको डालना पड़ता है, उसके लेखन की नाव जो है वो रेत में फंस जाती है, उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मैं पहले लेखक हूँ, तो मैं जो अगर मिशनरी काम कर रहा हूँ तो उस समय का एक बताऊं क्या हुआ कि उस समय में एक पत्रिका, बहुत सारी पत्रिकाएं जो उस समय उत्पन्न हुई, और एक पत्रिका साप्ताहिक उत्पन्न हुई, 8 पेजी पत्रिका थी, जो महीने में 4 विज्ञापन लेती थी, और उसके बदौलत उसने अपनी पूंजी बनाई, और जैसे ही ये विज्ञापन बंद हुए पत्रिका बंद हुई, बहुत सारी पत्रिका थी। तो लोगों ने इस तरह के जो उस समय योजनाएं हुई, जो जिस तरह से सुविधाएं देनी आरंभ की, तो लोगों ने इसके जो है लाभ भी उठाए, मतलब अलग तरह के लाभ उठाए उन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि अब जैसे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये लघु पत्रिकाओं को अनुदान मिलने कम होते जा रहे हैं। अभी पीछे संस्था है जहाँ सरकार की, सब जानते केंद्रीय संस्थान, उससे पहले 50,000 रुपये आपको वर्षकर मिल जाता था। अब धीरे धीरे उनमें शर्तें लगनी शुरू हो गई कि आप इस पोर्टल पे जाएं, अपने आप को इस रूप में करें। फिर इसी तरह केंद्रीय निदेशालय पत्रिकाएं खरीदता था, वहां से लगभग बंद हो गई। उनका केंद्रीय निदेशालय पत्रिका खरीदता था, उससे ज्यादा लाभ नहीं होता, उससे लाभ ये होता था कि पत्रिका आपकी दूर तक पहुंचती थी। पर उसके बावजूद भी मेरा मानना ये है कि अगर आपके शुभ चिंतक साथ हैं तो आपकी पत्रिका, लघु पत्रिका हो, वो भी आर्थिक अभाव चाहे कैसे भी हो, क्योंकि लघु पत्रिका जो होती है, मैं मानता हूँ लघु पत्रिका के जो संकट है वो बहुत दीर्घ होते हैं, सबसे बड़ा दीर्घ संकट उसका पैसे का ही होता है। मेरी ये पत्रिका जो 16 वर्ष पूर्व जो है वो 300 प्रतियां थी, आज ये 2,500 प्रतियां प्रकाशित होती हैं। और अभी इसकी ये पत्रिका ऐसी नहीं है कि मैं कहीं स्टॉल पे बेचता हूँ, मुझे मालूम वहां से पैसा नहीं मिलेगा। विभिन्न शहरों में 15-20 लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 अंक मंगाते हैं और आपस में वितरित कर लेते हैं। साप्ताहिक या मासिक पत्रिका नहीं है, वो त्रैमासिक पत्रिका है। तो वो लोग जब आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक दूसरे को बांट लेते हैं। दूसरा, मैंने उसमें रखा हुआ भिक्षामदेही, मैं लोगों से भिक्षा मांग लेता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मिशनरी है। तब भी मैंने 20 रुपए थे, आज भी 20 रुपए। मेरा मकसद कोई पैसे, कोई लाभ कमाना नहीं। मेरा मकसद ये है, क्योंकि बहुत सारे इसके कारण बहुत सारे विश्वविद्यालयों में व्यंग पर शोध हो रहे हैं, व्यंग पर लोग बातचीत कर रहे हैं, व्यंग जो है वो विमर्श में धीरे धीरे आ रहा है, इसकी थोड़ी पहचान बन रही है। तो वे उसका मेरा उद्देश्य हो। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब बड़े बड़े नाम हैं, मैं बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जो है, जिनको मुझे पारिश्रमिक देखना चाहिए था, वो लोग मुझे जो है भिक्षा देते हैं। किसी का 2,000 का, किसी का 5,000 का। अभी एक मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा नाम मत लीजिएगा। अचानक वो मुझे दे देते थे, हर अंक में कुछ राशि आ जाती थी। तो एक बार देखा कि मैंने उसमें जीरो कुछ ज्यादा बड़े हुए हैं। मैंने उससे कहा कि आपने चेक ध्यान से पढ़ा? बोले हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ा, ध्यान से दिया है। आप मानेंगे, उन्होंने पत्रिका को, व्यंग यात्रा को पूरे एक अंक के लिए 1 लाख रुपए का पैसा भेजा और बोले कि मैं बीमार हो गया था और मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना था, तो मेरा जो है भतीजा आया, मेरे भाई ने कहा कि जाके इनको देखो, और उसने मेरा सारा पैसा दिया। तो मुझे लगा इसको कहीं ठीक जगह लगाऊं। तो वो व्यंग के शुभ चिंतक हैं, बहुत बड़े जज रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा मैं, तो अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ती है मैं अपनी जेब से भी पैसा लगाता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैं और कोई व्यसन नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा व्यसन है तो मैं उस दृष्टि से इसमें जो है वो इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और इसी तरह से सबसे एक जो बिंदु मैं उठाना चाहूंगा यहाँ पर आपके माध्यम से, जो लघु पत्रिकाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकारी पत्रिकाएं या जो व्यावसायिक पत्रिकाएं जो मासिक निकलती हैं, उन लोगों को डाक खर्च 5 पैसे 3 पैसे देना पड़ता है। और जो ये इस तरह की हमारी पत्रिकाएं हैं, अगर आप देखें उसमें, तो हमें कई बार उस पर 7 रुपए की भी टिकट लगानी पड़ती है। तो ये जो मेघदूत जो है, जिस तरह से डाकघर का मेघदूत है, उसके कारण भी जो है हम लोगों के साथ दिक्कतें हो रही हैं। और मैं ये चाहूंगा कि एक आपसी सहयोग का वातावरण निश्चित रूप से बनना चाहिए।
जिससे हम लोग, और ये आपसी सहयोग का वातावरण तभी बनेगा जब केशव राय आप जैसा व्यक्ति एक मंच देगा जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं। अभी राकेश शर्मा ने कहा कि ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कितने लोग सुनते हैं कितने लोग नहीं सुनते हैं, वो अलग बात है, पर एक बात दूर तक जाती है निश्चित रूप से। मतलब जैसे आपकी बात मैंने भी सुनी है और लोग भी सुन रहे होंगे, केशव राय तक ये बात पहुंची, केशव राय के और लोग जो उनके तक बात पहुंची है। तो ये इस तरह की चर्चाएं मेरे हिसाब से चलनी चाहिए और महत्वपूर्ण है इस समय में, क्योंकि एक समय था कि चर्चा बहुत होती थी, बहुत सारे ऐसे इस तरह की संगोष्ठियां होती थी जिन पे हम जाकर पक्ष विपक्ष रखते थे। आजकल मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ पक्ष रह गया है, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। हम वहां पे एक साथ मिलके पक्ष और विपक्ष नहीं रखते। हम लोग जो है एक ही पक्षी चीजें चल रही हैं, एक तरफा ही चीजें चलती हैं। जी हेलो हेलो, कुछ कह रहे हैं? नहीं कोई बीच में आया बीच में। अच्छा प्रेम जी, हाँ जी, प्रेम जी प्रश्न कर सकता हूँ आपकी इजाजत? हाँ हाँ अवश्य अवश्य कीजिए। सर, ये व्यंग यात्रा 16 वर्षों से जो निरंतर चल रही है, ये एक जुनून है आप में, तो क्या ये पूंजीपतियों में जुनून नहीं होता है? क्योंकि मैं 32-33 वर्षों से मुंबई में हूँ और पीआरओ रहा हूँ, तो मैं 87 से टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में जाया करता था। पीआरओ था पहले, कोई मेल वेल का चक्कर, मतलब ये तो चक्कर नहीं था कि व्हाट्सएप कर दें फोटो। मेरे 2-3 लड़के भी थे, कभी वो नहीं आते तो मैं खुद फोटो देने और न्यूज देने जाता था, है ना। विश्वनाथ जी थे, फिर सुमन जी। लेकिन बाद में मैंने ये सुना कि ये पत्रिका और नवभारत टाइम्स से, मान लीजिए धर्मयुग भी उसके बाद ही बंद हुई, कि ये इनसे तो इतनी आय नहीं होती जितना इनको अगर किराए पे देंगे जगह उससे ज्यादा इनकम होगी। तो क्या पूंजीपतियों को ये साहित्य, भाषा और संस्कृति से इतना लगाव नहीं रहेगा? तो कैसे आगे चलेगा? देखिए, मैंने जैसे आरंभ में कहा था ना आपको कि व्यवसाय जो है अलग है। व्यवसायी जो है वो, देखिए व्यवसाय के साथ मजेदार चीज क्या होती है, इन पत्रिकाओं के साथ भी हो सकता है वो होती हो, अगर उसको 15 लाख रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब कोई भी व्यवसायी, मतलब मैं 15 करोड़ 15 अरब भी कह सकता हूं, पर अगली बार अगर उसको 10 का लाभ हुआ, 10 अरब का लाभ हुआ, 10 लाख का लाभ हुआ, तो उसको लगेगा मैं घाटे में आ गया। ये व्यवसायिक दृष्टिकोण है। व्यवसायिक दृष्टिकोण ये है कि वो आपकी जेब से पैसा कैसे निकाले, ये पूरा बाजारवाद ये है। तभी हमारे यहाँ पे आज देखिए शिक्षा वस्तु बन गई है, प्रोडक्ट बन गई है। हमारे यहाँ हर चीज धीरे धीरे प्रोडक्ट बनती जा रही है, और इसका मतलब यही है कि आपकी जेब में पैसा है तो आप खरीदें, उसको ले, यूज एंड थ्रो भी करें। और ये भी है कि उसका सबसे बड़ा नजरिया ये रहता है कि आपकी जेब से मुझे पैसा कैसा निकालना है। वो अपनी जेब से पैसा नहीं निकालेगा, अपनी जेब से अगर एक निकालेगा तो आपकी जेब से 2 निकालने की कोशिश करेगा। ये मिशनरी सोच जब आपकी होती है, मिशनरी सोच मतलब अलग तरह की आप जानते हैं वो भी थी कि जब आप अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं, वही मिशनरी सोच मेरी रही कि मैं व्यंग धर्म को फैलाना चाहता हूँ। इस कारण से मैंने रखा। मैंने यही नहीं किया कि मैंने जो है व्यंग के यात्रा अलग अलग परसाई के जन्मदिन पर हमने जबलपुर से शुरू किया था कि व्यंग यात्रा के मतलब पत्रिका अगर वहां तक नहीं पहुंच सकती या लोग दिल्ली आके जो है हमारी गोष्ठियों में नहीं आ सकते हैं, तो हम वहां जाकर व्यंग के विषय पर गोष्ठी करेंगे। तो ये हमने वहां पर जाके व्यंग के विषय पे गोष्ठी की, हमने व्यंग नाटकों पे सवाल उठाए। हमने मुंबई, आपके मुंबई में आपको मालूम है मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़कर बहुत बड़ा 1000 के लोग वहां पे करीब विद्यार्थी थे। वहां पे परसाई का नाटक भी खेला गया, व्यंग की बातचीत भी की, व्यंग विमर्श भी वहां पर हुआ। और इस तरह से हम लोगों का लक्ष्य जो रहता है, तो जब लक्ष्य आपका देखना होता है कि आपका क्या है, क्या आप अपनी जेब का पैसा निकालने चाहते हैं, आपके लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, या जेब का पैसा महत्वपूर्ण है, या आप दूसरे की जेब का जो है पैसा लेना चाहते हैं। मैं इसी में एक बात बस जोड़ लूं कि मुझे तब बहुत अच्छा लगा था, मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, क्योंकि लगातार जब आप पत्रिका निकालते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, अपना लिखना भी जाता है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, डिस्पैचर परेशान कर रहा है, डाक वाले परेशान कर रहे हैं, कहीं किसी ने 100 रुपया भेजा, वो कहता सब पत्रिका नहीं मिली, मेरे पैसे वापस कर दीजिए, बहुत सारी चीजें आती हैं। पर ऊर्जा कहाँ मिलती है, जब नरेश सक्सेना जैसा व्यक्ति, उसको पत्रिका मिलती है, वो मुझे फोन करता है। जब शीलाल जैसे शुक्ल जैसे व्यक्ति, जब उन पर मैंने अंक निकाला, उनको अंक मिलता है, और जिसमें मैंने राग दरबारी का पुनर्पाठ करके
नित्यानंद जी से भी लेख लिखवाया, निर्मला जैन से लेख लिखवाया, तो वो कहता है कि इस अंक ने मुझे रिबिल्ड किया है। तो ये ऊर्जा मिलती है कि मुझे लगता है कि चलिए एक लोग हैं जो इस चीज को मान रहे हैं, और इसलिए मैं उस ऊर्जा के साथ फिर काम करना शुरू कर देता हूँ। अन्यथा हाल वही होता है, एक समय में ये कहता हूँ जैसे गालिब के साथ होता था कि दिन में लोग जाते थे कि गालिब इतना क्यों पीते हो, तो गालिब कान पकड़ते थे, भैया तौबा तौबा शराब से तौबा। पर शाम को जाके देखते थे तो गालिब फिर जो है शराब पी रहे, तो कहते थे गालिब आपने तो तौबा कर ली शराब से। तो फिर उन्होंने टोन बदली, तौबा तौबा और शराब से तौबा। तो ऐसा ही पत्रिका के साथ है, एक समय हम कान पकड़ते हैं कि पत्रिका से तौबा करेंगे, और दूसरे क्षण हम कहते हैं कि भैया इस पत्रिका से कैसे तौबा करें, जब इस तरह की चीजें सामने आती। सर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और काफी रुचिकर लग रहा है। तो कहने का मतलब हम ये चाहते हैं, जैसे रेणु जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि आने वाले दिनों में भी इन पर खतरा तो मंडरा रहा है, तो हमारा इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य एक ये भी है कि चाहे प्रिंट पत्रिकाएं ना आए, लेकिन ई पत्रिकाएं तो आए, कम से कम आने वाले दिनों में जो पत्रिकाओं पर गाज गिरने वाली है या बंद होने वाली है, क्या राय आपकी? नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये देखिए राकेश शर्मा जी हैं, या वीणा पत्रिका जो है 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, नई धारा की भी अभी चर्चा की गई थी यहाँ पर। तो ये पत्रिकाएं हैं जो निरंतर, नवनीत आप देख लीजिए कि लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि गाज अपने पर गिरने दें, और आपका उद्देश्य अगर कोई होगा तो निश्चित रूप से आप पर गाज गिरेगी नहीं, जबरदस्ती गाज को आप अपने ऊपर गिरा लेंगे, ये होगा। तो गाज उस तरह अगर आप जो है, अगर इस तरह के प्रेरणादायक आप जो है सम्मेलन का ये वेब गोष्ठी करते रहेंगे तो गाज गिरेगी नहीं, गाज से लोग बचेंगे। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता हैं राकेश शर्मा, वीणा के संपादक हैं। राकेश शर्मा जी की प्रकाशित पुस्तकें हैं परंपराओं का विज्ञान, निबंध संग्रह, अंतस के स्वर, कविता संग्रह, तुलसी का प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण निबंध, श्री मध्य भारतीय हिंदी भारत साहित्य समिति का इतिहास, पत्रकारिता प्रशिक्षण, कामकाजी हिंदी के विविध रूप, और उसके बाद समय के हस्ताक्षर निबंध संग्रह, समय के पग चिन्ह निबंध संग्रह, स्त्री और समुद्र कविता संग्रह, वार्ता का विवेक, साक्षात्कार है। आप इस समय वर्तमान में वीणा के संपादक हैं, और वीणा अब 2-3 वर्षों में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। तो राकेश जी, आपका स्वागत है, अपने विचार रखिए। केशव जी, आपको नमस्कार, और पैनल में जितने भी लोग हैं उन सबको प्रणाम, क्योंकि इस विषय पर काफी बात हो चुकी है, और मूल जो चिंता है वो यही है कि जो हमारी पत्रिकाएं हैं बंद क्यों हो रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिन घरानों ने पत्रिकाएं शुरू की थी उन्होंने ही पत्रिकाएं बंद करने का भी काम किया है। मैं वीणा से हूं, और इसलिए मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि उसकी बता दूं। जब वीणा का प्रकाशन शुरू हुआ था तो 2 लोग उसमें पहली पंक्ति में खड़े होकर के काम कर रहे थे। एक थे डॉक्टर सरजू प्रसाद तिवारी, ये महाराज होलकर के यहाँ चिकित्सक थे, सर्जन के रूप में काम करते थे। दूसरे थे सर सेठ हुकुमचंद, जिनकी इंदौर में मिली थी, और अंग्रेजों के समय में सबसे बड़े आदमी के रूप में, धनवान आदमी के रूप में वो जाने जाते थे। एक चिकित्सक है, दूसरा उद्योगपति है, और दोनों की चिंताएं हिंदी साहित्य, देवनागरी लिपि, इनके संवर्धन की थी। आज अगर ये आप विचार करें कि ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जो हिंदी भाषा और साहित्य की चिंताओं से इतने ज्यादा व्यग्र हो कि वे अपनी पत्रिकाओं को चलाने के लिए तैयार हो जाए, तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिले। रेणु जी ने बार बार समाज की बात की है कि समाज की स्थिति बदली है, लोग पढ़ने के प्रति ज्यादा इच्छुक नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, ये बातें आई हैं। लेकिन जब समाज शब्द कहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लेखक अपने को उससे अलग कर लेता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इस समय जितने लेखक समाज में हैं, कविता करने वाले लोग समाज में हैं, अगर वो सब पत्रिकाएं एक एक करके भी खरीदें
तो शायद पत्रिकाओं को ये दिन देखने न मिले। आम आदमी नहीं पढ़ रहा है, ये बात समझ में आती है, लेकिन वे लोग न पढ़ें जो स्वयं अपने आप को रचनाकार लेखक के रूप में स्थापित करने की जुगत में है। तो फिर ऐसी स्थिति में पत्रिकाओं का सतत बना रहना बहुत कठिन काम है। चूंकि अर्थ, जैसा कि मंडलोई जी ने कहा था कि अर्थ महत्वपूर्ण चीज है, और निसंदेह है बिना अर्थ के काम कैसे चलेगा। वीणा ने जो इतने दिनों तक यात्रा तय की, उसमें अर्थ का प्रबंधन मैं समझता हूं बहुत गजब रहा है। अब आप देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा के संपादक थे। वीणा में शांति प्रिय द्विवेदी जी अपने समय के बड़े आलोचक थे, वे संपादक रहे। बेचैन शर्मा उग्र वीणा के संपादक रहे। सह संपादक के रूप में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन इन लोगों ने कोई वीणा से अर्थ लिया हो, बहुत बड़ी राशि ली हो, ऐसा नहीं है। वो वही बात है जो अभी जन्मेजय जी ने कही कि उनके मन में कहीं मिशनरी का भाव था, और उसके कारण इसका प्रबंधन चलता रहा। आज हम 94 वर्ष में प्रवेश कर गए। तो इन प्रबंधनों से, आर्थिक प्रबंधनों से वीणा को गति मिली, आज भी है। और मैं समझता हूं कि सारी पत्रिकाएं अगर इस भाव से चलें, तो ये नहीं कह सकता हूं कि वो 94 साल जाएंगी, लेकिन एक यात्रा लंबी हो सकती है। आपने केशव जी एक सवाल उठाया था कि क्या सरकारें इन बंद होती पत्रिकाओं को उनके जीवन को खींच सकती हैं, उन्हें संजीवनी दे सकती हैं। एक सवाल अपनी जगह है, और मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। लेकिन इससे भी बेहतर काम ये हो सकता है कि कम से कम रचनाकारों को के लिए जो जगह संसद में थी, वही वापस दे दी जाए। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, ये बड़े नाम थे जो संसद में होते थे, जिनके आलोक में कुछ योजनाएं बनती होंगी, और निसंदेह इन पत्रिकाओं के लिए भी कोई जगह, कोई उनके अनुदान की बात होती होगी, जिसका अभी अभी की चर्चा जन्मेजय जी, आदरणीय जन्मेजय जी ने की। वो जगह किसने भर ली? आप और हम जानते हैं कि वो अभिनेताओं से और अन्य लोगों से भर दी गई। आपकी चिंताओं को सरकार के पटल पर रखने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आप और हम वेबिनारों में, सेमिनारों में, वार्ताओं में अपनी चिंताएं प्रकट करते हैं। यहाँ इन चिंताओं को प्रकट करके हल नहीं होगा। हल तो वहीं से होना है, प्रजातांत्रिक देशों में, जहां से नीतियों का निर्धारण होता है। और उन नीति निर्धारकों में यदि यह चिंता बता दी जाए कि भाई पत्रिकाएं देश के लिए, समाज के लिए कितनी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कहीं कोई बात हो। अब अगर सारे हिंदी समाज के लेखक ही अपनी पत्रिकाओं को, जो उन्हें पसंद हो, विचारधारा की हो, तो ठीक है, लेकिन उन पत्रिकाओं को खरीद कर पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा करें। वो मेरे कहने से नहीं होगी, वो उन्हें स्वयं करना होगा। तो ऐसा होगा कि उनका अनुगमन करते हुए कुछ और लोग भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी जानने वालों की संख्या ही बहुत कम होती चली जा रही है, या बाजारू हिंदी के लोग जानते हैं, साहित्य की हिंदी से कट गए हैं, ऐसा नहीं। समाज में अभी भी बहुत लोग हैं जो प्रांजल हिंदी जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन प्रवृत्ति वही है जो रेणु जी ने अभी कही थी। मेरा भी अनुभव यह है कि जिस रचनाकार ने एक बार कभी सदस्यता ले ली, मेरी पत्रिका 300 रुपए में वर्ष भर का अंशदान देती है। 12 अंक हैं। अब समझ लें कि 2 अंक तो 30 रुपए से कम, लागत 50 रुपए से ऊपर है। तो जब उनको याद दिलाया गया कि आपकी अंशदान की राशि का समय समाप्त हो गया है, आप इसको एक बार रिन्यू करवा लीजिए, तो प्रत्युत्तर में सुनने को मिलता है कि हमारे पास बहुत पत्रिकाएं आती हैं, आप अपनी पत्रिका मेरे पास भेजना बंद कर दें।
क्योंकि मैं इतनी पत्रिकाएं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लेखक हैं, और आज ये बड़ी विडंबना की स्थिति है कि कोई लेखक उससे कह दे कि आप सदस्यता की राशि भेज दें, तो बहुत मुश्किल है। तो जब हम स्वयं साहित्य के ही लेखक हैं, अपने आप को साहित्यकार मानते हैं, हम दूसरों की पत्रिकाओं को न खरीद रहे हैं, न दूसरों को पढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कल्पना करना कि हिंदी समाज पूरा पत्रिकाओं के बारे में समर्पित हो जाएगा, पढ़ने लगेगा, ये थोड़ा कठिन काम है। ये जो अनुबंध था पाठक का, साहित्य प्रेमियों का, साहित्यकारों का और राजनेताओं का, भाषा और साहित्य के प्रति आप देखें कि ये अनुबंध टूट गया है। गांधी जी इंदौर में और मेरी पत्रिका पर विशेष तौर से 1935 में आए और 1918 में आए। 2 बार वो आए और दोनों बार चिंताएं उनकी हिंदी को लेकर के थी। आप कल्पना करें कि इस समय अब आप एक बड़ा आयोजन करें और किसी बड़े आदमी को बुलाने की कोशिश करें, गांधी से बड़ा उस समय कौन था? तो और वो आए और दोनों बार हिंदी को लेकर के बातें की, और एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने कहा था कि तुलसीदास का पुजारी होने के नाते हिंदी के प्रति अनुराग मेरा कभी समाप्त नहीं होगा। ये गांधी का मानस किस आदमी ने बुना? आखिर वो साहित्यकार तुलसीदास ही तो थे। तो किस तरह से कोई साहित्यकार किसी व्यक्ति के मानस में जाकर के उसको संस्कारित करता है, ये उदाहरण वहां से मिल रहा है। अब ये पत्रिकाएं समाप्त हो जाएंगी तो ये संस्कार देने का काम कौन करेगा? एक चीज। दूसरी ये, किसी नदी के सूखने का अर्थ केवल उसके जल के प्रवाह का बंद होना नहीं है, एक पूरी संस्कृति के समाप्त हो जाने का रुदन है। ठीक उसी तरह कोई एक पत्रिका यदि बंद होती है तो मैं मानता हूं कि उसका जो समाज है, उसका जो पाठक वर्ग है, उनके अंदर एक रिक्तता पैदा होगी। लेकिन वही सवाल है कि बंद होती पत्रिकाओं के लिए चिंता कर कौन रहा है? मेरे यहाँ इंदौर से एक बड़ा पेपर निकलता है, उसमें साहित्य का एक परिशिष्ट होता था, अचानक वो बंद हो गया। बंद होने पर मैं उसके संपादक के पास गया और उससे कहा कि सर, कम से कम एक प्रश्न तो आता था, ये इसको बंद क्यों कर रहे हैं? तो पहले तो उन्होंने बहुत जवाब नहीं दिया। जब मैं बैठा ही रहा तब वो धीरे से उन्होंने कहा कि पृष्ठ बंद हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और मेरे पास आने वाले आप पहले और अंतिम व्यक्ति हैं अभी तक जिन्होंने ये चिंता प्रकट की कि साहित्य का पन्ना चलता रहे। आपके यहाँ इंदौर में इतने लोग हैं, कोई मेरे पास नहीं आया और एक भी चिट्ठी नहीं आई जिसे मैं मालिक के पास भेज सकता कि ये लोग आ रहे हैं और साहित्य के पन्ने की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जब मालिक को ये लगता है कि साहित्य के पन्ने की जरूरत नहीं, यहाँ विज्ञापन दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा उसकी दृष्टि में कि विज्ञापन ही जाए। तो केशव जी, स्थिति यही है कि हम भी तो चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिर ये पत्रिकाएं वही उन्हीं घरानों ने शुरू की थी जिनके वंशज आज इन्हें बंद कर रहे हैं। बंद क्यों कर रहे हैं? चूंकि आर्थिक स्थिति, पत्रिकाओं को पाठक नहीं मिल रहे, पत्रिकाओं को उनके सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, खरीदार नहीं मिल रहे। तो कोई व्यक्ति आज के युग में, जो आपकी चिंता है कि क्या मालिकों के मन में उस तरह की पीड़ा नहीं है भाषा और साहित्य को लेकर, इसका उत्तर शायद नहीं ही है। और उसके लिए उन्हें दोष देने के बजाय हमें अपने मानस में भी झांकना होगा कि हम अंततः उन पत्रिकाओं की खरीद करते क्यों नहीं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें मंडलोई जी ने भी रखी, राकेश रेणु जी ने रखी। चिंताएं सबकी एक है, लेकिन सवाल ये है कि हल कैसे हो, और उसका निदान कहीं बहुत ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन पत्रिकाओं के खरीदार बन जाए, उनको सब्सक्राइबर मिल जाए, अंशदाता मिल जाए, और पत्रिकाएं चलेंगी। जन्मेजय जी को प्रणाम करता हूँ, अकेले वो निकाल रहे हैं, उतने समय से निकाल रहे हैं, वो बड़ी उत्कृष्ट पत्रिका निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी अब हमारे पास में नहीं है। तो केवल समाज के आम आदमी में को इसके केंद्र में रख लेना केवल समाप्त नहीं होगी चिंताएं, हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा। मैंने तो एक संपादकीय में लिखा था कि ये पहला समय है जब युगांतरों में अगर ढूंढते चले जाए कि जब लेखक ज्यादा बन गए, कवि बहुत हो गए, लेकिन पाठक गायब हो गया।
मैं अपनी टेबल पर जब बैठता हूँ तो जो फेसबुक पर देखा है, जो अन्य माध्यमों पर देखा है, वही रचना, वही चीज आपको पाठक की संपादक की टेबल पर आती है। अब सवाल ये है कि जिसको न छापिए वो शायद आपको अंशदान न दे या सदस्यता न ले। तो एक चिंता ये भी होती है, चलिए भाई इनको जोड़िए, लेकिन आप जोड़ने जाएंगे तो साहित्य के मर्म वाली कविताएं और साहित्य के मर्म का जो स्थान होना चाहिए वो अछूता रह जाता है, छूट जाता है। तो दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलना है। वीणा में विगत दिनों खूब सदस्य संख्या भी बढ़ी, लोगों ने अंशदान भी दिया, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन हर पत्रिका को इस तरह का सौभाग्य मिले ऐसी हम कामना करते हैं। तो जो पाठकों की संख्या की चिंता सबको है, हर पत्रिका को है, हर बुद्धिजीवी को है, हर विचार करने वाले आदमी के सामने है। मुझे लगता है कि एक समय था जब वो दूरदर्शन पर एक छोटा सा सुबह सवेरे में नामवर जी आते थे और थोड़ी सी साहित्य की बात करते थे। हालांकि वो एक तरफा बात होती थी, लेकिन चलिए वो करते तो साहित्य की बात थे, और उनकी चिंता जो थी जनवाद को लेकर के वो उस पर बात करते थे, चलिए वो भी ठीक है। अब मुझे बताइए कि उस समय से अभी तक इतने सारे चैनल्स चलते हैं, किस चैनल पर साहित्य की बात होती है? तो जिन चीजों से आज के समाज का मानस बनता है उन पर तो साहित्य की बात धुरे से गायब है, किंचित मात्र भी बात उस पर होती ही नहीं। तो आज का जो नौयुवक है जो टीवी देख करके अपने मानस को बनाता है, वहां साहित्य गायब है, उनकी चर्चा ही नहीं होती, किसी अच्छी किताब की भी चर्चा नहीं होती। पिछले दिनों दूरदर्शन के एक चैनल पर जन्मेजय जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने व्यंग को लेकर अपनी रचना यात्रा को लेकर के बात की। क्यों ना ये मुहिम चलाई जाए कि कम से कम सारे चैनल जो भी प्राइवेट हो या सरकार के अपने संस्थान हो, वहां से कुछ मिनट के लिए साहित्य पर चर्चा तो कीजिए। आप जिन विषयों को चर्चा करते हैं वो तो समाज में फैल चुका है जहर की तरह, लेकिन उस विष को दूर करने का काम करेगा कौन? वो साहित्य ही करेगा। आप साहित्य के समीप समाज को जाने नहीं दे रहे। तो जिन चीजों के विज्ञापन हो रहे हैं वो उनके कारण अर्थ है, लेकिन साहित्य के लिए विज्ञापन की कोई जगह नहीं, उन पर चर्चा भी नहीं है, रचनाकारों को जगह भी नहीं है, न संसद में है, न विधानसभाओं में है, न आपके तमाम अन्य संस्थानों में है। वो जितने भी रचनाकार हैं वो अपने ही संगठनों में, अपने ही लोगों के बीच अपनी चिंताएं प्रकट करते रहते हैं, समाज तक वो चिंताएं जा नहीं रही। जिस पीढ़ी के लिए कहा जाता है कि वो हिंदी से कट रही है, मैं जरा उससे असहमत हूँ। वो इसलिए कि जितनी चैतन्यता लिए हुए ये पीढ़ी है, जितनी जानकारी लिए हुए ये पीढ़ी है, उतनी जानकारी और चैतन्यता लिए हुए पिछली पीढ़ियां इसलिए नहीं थी कि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे। आज अगर कबीरदास पर कोई बात करेगा तो कबीर के अलावा भी उसके पास अन्य भाष्य और टीकाएं हैं, तो जरा बेहतर काम कबीर पर होगा। ठीक वैसे ही आज की पीढ़ी जब बात करती है तो उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपने पाठ्यक्रमों से भाषा को काट दिया, उसको महत्व नहीं दिया। तो बिना उस भाषा के पुंकेसर को जाने बगैर आप सुगंध को मानी उसके मर्म को कहेंगे कैसे? और साहित्य तो भाषा का पुंकेसर है, वो तो सुगंध है भाषा की, और उसको सूंघने के लिए घ्राण शक्ति ठीक होनी चाहिए। तो आपने पहले ही नासिकाएं लोगों की अवरुद्ध कर दी। क्यों कर दी? तुम्हें लगा उन लोगों को ये मालूम चला या मालूम पड़ा या उन्होंने सोचा कि केवल इन भाषाओं को, इन संस्कृति के बारे में या अन्य बातों को पढ़ाने से उनके जो नौकरी के अवसर है वो कम हो गए। लेकिन आप भूल गए कि यही संस्कार देने का माध्यम केवल एकमात्र जो है वो साहित्य ही है। अन्य चीजें उतना संस्कारित आदमी को नहीं करती, उतना बेहतर मानवीय, उदात्त मानवीय गुणों से परिपूरित अगर कोई करता है तो साहित्य ही, वरना आज तक इतनी लंबी यात्रा वो तय करता कैसे? तो आज भी जरूरत मैं मानता हूं कि पाठ्यक्रमों में आप हिंदी ही नहीं तमाम भाषाओं के साहित्य को पढ़ाने की पुरजोर कोशिश होनी चाहिए, ताकि बड़े होकर वो लोग रचे भी और उस पर जो रचा गया है उसके बारे में जाने भी। तो परिवर्तन तो जी जी जी। तो एक प्रश्न है आपसे, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति को बनाने में और आज इतनी
बड़े व्यापक रूप से उसका नाम है और वीणा भी निकल रही है, तो गांधी जी का बड़ा योगदान है इसमें निश्चित रूप से। जी। जैसा कि आपने कहा, तो गांधी जी कहा करते थे कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि देश के अधिक से अधिक लोग इसको बोलते और समझते हैं। तो आज उस तरह की गांधी जी जैसी विचारधारा हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर कोई दूसरा व्यक्तित्व आपको नजर आता है? मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि आज जो हिंदी आपके पास में है, मैं जो मेरी सोच समझ है, वो 3 लोगों का अवदान इसमें बहुत बड़ा है। जी। मैं मानता हूं गांधी जी, दूसरे लोहिया जी और तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही राजभाषा विभागों की कल्पना की थी और उन्होंने जिस दिन आपातकाल घोषणा हुई थी, उस दिन 2 फाइलों पर साइन किए थे। एक थी आपातकाल की फाइल और दूसरी थी राजभाषा विभागों की बात, जिसका रेणु जी ने अभी जिक्र किया था और उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि राजभाषा विभाग के लोगों का अवदान क्या है। अवदान बहुत बड़ा है रेणु जी। वो इसलिए है कि ये ना हो, ठीक वैसा ही अवदान है कि कहीं रिमोट में कोई छोटा सा थाना हो या पुलिस चौकी हो, आप जानते हैं कि उसके भय से, ऐसा मैं नहीं कहता कि वहाँ डकैतियां बंद हो गई या बदमाशियां बंद हो गई, लेकिन उनके रहने का एक भय होता है। ठीक उन कार्यालयों में कुछ तो नकेल पड़ती है। रही बात वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो उन विचारों की पीड़ा है, क्योंकि उनको जो कहा गया है उतना ही तो करेंगे। सरकार में उतना ही आदमी करता है जितना उसे कार्य सौंपा जाता है। तो गांधी जी का अवदान हिंदी के विकास में अतुलनीय है। और आज के परिदृश्य में मैं तो यही निवेदन करूंगा अपने नीति निर्धारकों से कि आप गांधी न बने, कोई भी गांधी बनने की कोशिश न करें, लेकिन गांधी जी के जो विचार थे हिंदी के बारे में उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं और हिंदी के रचनाकारों को थोड़ी सी जगह दें, उनको भी सम्मान मिले। रेणु जी कह रहे थे उनको सम्मान समाज में नहीं है, मैं कहता हूँ सरकार के प्रतिष्ठानों में नहीं है, उनकी जगह नहीं है, उन्हें जगह दीजिए। उनके आलोक में समाज आलोकित होगा। वो जहाँ बैठेंगे, गांधी जी जहाँ बैठते थे वहां बात होती थी। आपको पता है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक संस्मरण में लिखा है कि जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, तो स्वयं टैगोर ने कहा कि इसका अनुवाद तो कम से कम बंगला में सुना दिया जाए, भले ही कार्यवाही अंग्रेजी में होती रहे। तो उनसे कहा गया था कि अनुवाद आप करना। और संस्मरण में पंक्ति आती है कि जिस समय वो अनुवाद पढ़ने के लिए खड़े हुए, उस समय वहां पर कोई नहीं था, केवल टैगोर अनुवाद पढ़ रहे थे। तो समस्या सबके सामने है, सारी भाषाओं के सामने है भारत की। तो जो प्रेम घट रहा है वो केवल हिंदी में नहीं है, दूसरी भाषाओं में भी है। ये बात अलग है कि मलयालम और बांग्ला जैसी कुछ भाषाओं में, लेकिन अब चिंता की रेखाएं उनके माथे पर भी हैं। वो भी सोच रहे हैं कि करें क्या। तो गांधी जी तो उनके समकक्ष में किसी का नाम लूं ये धृष्टता में नहीं कर सकता। आपने राकेश जी, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया है, तो 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ही उन्होंने शुरू करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई देशों के उसमें आए थे अतिथि विद्वान लोग। और उसके बाद फिर 2004 में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हिंदी विदेशों में ये विश्व सम्मेलन और आगे बढ़ने लगा। तो धन्यवाद आपको। और राकेश जी, वीणा का शताब्दी वर्ष हो रहा है, उसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई देते हैं हम। और अब जो हमारी टीम है अबीर एंटरटेनमेंट जी जी मैं राकेश रेणु जी जी क्योंकि 2-3 बार मुझे उद्धृत किया गया, जी, तो मुझे लगता है मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। जी बोलिए फिर बोलिए भी अपनी बात स्पष्ट करूं। जी। पहली चीज जो आपने कहा, जी, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदी या राजभाषा विभाग का क्या योगदान है। मैंने कहा कि वहाँ प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके प्रतिभाशाली लोग आते हैं, जी, उनका काम बेहतर हो सकता है। जी, ये जो आपने कहा मेरे हमनाम ने, राकेश जी ने, जी उनकी सीमाएं हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि उनका काम बेहतर हो रहा है, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उनकी सीमाएं हैं। सरकार में या किसी भी संस्थान में आपको जो कार्यभार दिया जाता है आप उसी का निष्पादन करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। लेकिन अपने कार्यभार का उचित तरीके से निष्पादन करें। मुझे लगता है वहां कमियां रह जाती हैं, ये मेरा मानना है।
एक तो और बातें मैं गई थी, मैं भूल रहा हूँ, और इसलिए उसको उनको छोड़े, याद आएगा तो। राजभाषा विभाग से मेरी अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा है, जो मुझे लगता है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर सभी को, और हम आभारी हैं आपके, सब आप शरीक होकर और एक अच्छे विषय पर, और आगे आने वाले दिनों में हमको सबको अलर्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब कि आने वाले दिनों में हो सकता है ये पत्रिकाएं जो आने वाले दिनों में जिनको कुछ समस्याएं आएंगी आर्थिक, तो वो ई पत्रिकाएं निकाल देंगे, तो उनको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ज्यादा उनका पैसा भी नहीं लगेगा, और वो परंपरा चली आती रहेगी उनकी। इस कार्यक्रम में अबीर एंटरटेनमेंट की टीम प्रशांत नेगी, अमित मेथानी, नितिन पंत, कौस्तव चटर्जी, कृष्णा सोलंकी की अहम भूमिकाएं रही हैं। तो धन्यवाद सभी को। हम लोग विश्वनाथ जी को सुनना नहीं, विश्वनाथ जी का आज जी। मैं एक बहुत बड़ी बता भी देता हूँ, सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं इसमें। विश्वनाथ जी क्या नेटवर्क, और दूसरी जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि आज के दौर में अगर बच्चे होते हैं ना, तो आज के दौर में बच्चे हमारे शिक्षक हो गए हैं। नहीं, वैसे क्या होता है, शरीफ आदमियों का नेटवर्क बहुत खराब होता है। हाँ, तो बच्चे हमारे शिक्षक हो गए। मैंने विश्वनाथ जी से, उनको 6 सवा 6 बजे तक कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी, तो मैंने विश्वनाथ जी से कहा कि सब आपके आसपास के कोई बच्चे होंगे फ्लैट में, उनको बुला लीजिए, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आखिरकार वो नहीं हुआ, और वो उन्होंने क्षमा मांगी कि केशव मैं असमर्थ हूँ। उन तक पहुंचा दीजिएगा कि हम लोग उनको भी सुनना चाहते थे। वो आ जाते तो एक जिस तरह के उनके अनुभव धर्म युग के और चीजों के अनुभव हैं, यहाँ तक नवनीत के अनुभव हैं, बहुत व्यापक अनुभव है जिनको हम जानना चाहते थे, और वो स्वयं अच्छे एक साहित्यकार भी हैं। तो अच्छा लगता है। देखिए ये भी दौर कितना बदल गया। पहले बच्चों को माता पिता कहते थे कि जाओ बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आज ये हालत हो गई कि हम बच्चों पे डिपेंड हो गए कि हमको मोबाइल के सिस्टम और नेटवर्क और ये और वो सब वो सिखाते हैं, हमें उनसे निवेदन करना पड़ता है। केशव राय जी, एक मुहावरा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वो यहाँ आ रहा है कि वो जो आपका बच्चा आपका पिता बना हुआ, वो समझाता सिखाता है कि नई तकनीक के साथ आपको कैसे चलना है, उंगली पकड़ के बताता, फिर ये भी डांटता है कि आपको इतना भी नहीं आता क्या। मैं 1 मिनट लूंगा। जी बोलिए सर। जी देखिए, आज की चर्चा काफी लंबी हुई और बहुत सारे पक्षों पर बात हुई। अगर को उसका समाहार करना हो तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सही है कि हिंदी पट्टी में हिंदी के लिए प्रेम कम हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हिंदी रोजी रोटी की भाषा नहीं बन सकती। अंग्रेजी के मुकाबले रोजी रोटी की भाषा नहीं है, इसलिए लोगों में हिंदी के प्रेम का क्षरण हुआ और लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में उन्होंने भेजना शुरू किया, और ऐसे लोगों ने भी भेजना शुरू किया जो हिंदी के तो थे, बड़े निम्न वर्ग के थे, गरीब परिवारों के थे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर बच्चे ने अंग्रेजी सीख ली तो उसको नौकरी मिल जाएगी। तो कहीं एक ये जो सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी रोजी रोटी नहीं दे सकती है, इस भावना में सच भी है, क्योंकि हिंदी से पढ़े हुए लोगों को कुछ ही तरह की नौकरी मिलती है, तो वो अनुवादक हो जाएंगे, राजभाषा विभाग हो जाएगा, या हिंदी के विभाग में चले जाएंगे, लेकिन तमाम तरह के कंपटीशन में भी हिंदी को वरीयता नहीं है, और बल्कि हिंदी में इम्तिहान देने वालों को रोका जाता है। वो यूपीएससी का भी एक इतिहास रहा है। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई है। दूसरी बात, जो राजभाषा विभाग के बारे में बात हुई थी, मैं तो ये कहता हूं कि जितनी राजभाषा एकांश है, उसकी जितनी यूनिट हिंदुस्तान में है, अगर वही पत्रिकाएं खरीदना शुरू कर दे या हर कॉलेज पत्रिका खरीदना शुरू कर दे, तो इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा और पत्रिकाएं निकलती भी रहेंगी। दिक्कत ये है कि जहां जहां लोग संस्थानों में बैठे हुए हैं, जो हिंदी के लोग हैं, उनका भी हिंदी के प्रति ये रवैया है कि वो हिंदी की पत्रिकाओं को या हिंदी के साहित्य को प्रमोट ना करें। तो ये
कुछ ऐसी चीजें हैं, वरना ये पत्रिकाएं हमेशा संकट में रहेंगी। प्रेम जन्मय जी का अनुभव एक है, दूसरी पत्रिकाओं के अनुभव दूसरे हैं। तो ये विज्ञापन मिल नहीं रहा, सरकारें अगर सोच लें तो छोटे छोटे विज्ञापन से भी काम चल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार देती थी, दिल्ली सरकार देती थी, अब बहुत सारी सरकारों ने, उत्तर प्रदेश सरकार भी देती है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव ढंग से हो गया कि किसको देना और किसको नहीं देना। और उसमें भी बीच के दलाल आ गए हैं जो विज्ञापन दिलाने का काम करते हैं। अगर सीधे सीधे कोई आवेदन जाता है, किनारे में पड़ा रहता है जब तक कोई उसको परसू ना करे। तो मुझे लगता है कि एक नीतिगत निर्णय अगर इन सारी चीजों में हो जाए तो पत्रिकाओं का जो प्रवाह है वो चलता रहेगा और टेक्नोलॉजी के साथ चलता रहेगा। अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए साहित्यकारों की, हिंदी के शिक्षकों की, हिंदी के प्रेमियों की ये जिम्मेदारी बनती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी में ये क्षरण कब हुआ है। गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, उनको मालूम था कि हिंदी बगैर कोई राजनीति नहीं चलेगी। और आप जानते हैं कि जब तक हिंदी बेल्ट का कोई खासतौर पर उत्तर प्रदेश उस अर्थ में प्रधानमंत्री वहीं का होकर आता है, और एक प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य है कि उसको हिंदी आती हो, और लोगों ने हिंदी सीखी जिनको हिंदी थी, वरना वो राजनीति में और सामाजिक जीवन में उनकी वो प्रतिष्ठा नहीं बनी। तो जिस तरह से राजनीति के लिए हिंदी बहुत जरूरी है, उसी तरह हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को उसी दृष्टि से काम करना चाहिए। एक बार वो अगर ये समझ लेंगे अगर हमारी राजनीति हिंदी के बगैर नहीं चलती तो हिंदी साहित्य के बगैर, हिंदी की पत्रिकाओं के बगैर, हिंदी के अखबारों के बगैर भी हमारा काम नहीं चलेगा। हिंदी के अखबार तो बहुत फल फूल रहे हैं, एक राज्य में हुआ करते थे, अब 3-3, 4-4 और 5-5, 6-6 राज्यों में उनका रसूख है। किस वजह से? उनको विज्ञापन मिल रहे हैं, लेकिन हम जो छोटा पत्रिका का काम कर रहे हैं, 1000, 2000, 3000 पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, हम भी वो हिंदी का ही काम कर रहे हैं। तो ये बात समझी जानी चाहिए और थोड़ा सा व्यवस्थापन भी होना चाहिए। संपादकों का कद भी वैसा हो कि उनकी आवाज को सुना जाए। आजकल तो कोई भी संपादक हो सकता है, जैसा कि कहा गया है। तो मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद अदा करता हूं। और राकेश जी, समापन करिए। मंडलोई जी ने अभी जो बात कही, मुझसे एक बात उभरी कि इन्होंने कहा राजभाषा विभाग जो है पत्रिकाएं खरीदे। उससे मेरे मन में एक बात आई कि क्यों नहीं हर जगह की सरकारें वहां से छपने वाली पत्रिकाओं को अपने कॉलेजेस और अपने स्कूलों की पुस्तकालय में लें। वो बहुत बड़ा एक व्यापक आधार उनको मिल जाएगा। मतलब अपने राज्य की ही ले लें, अलग नहीं लेने की जरूरत है। अगर वही मैंने कहा कि जो 11 राज्य हैं, प्रेम जी, जो 11 राज्य हैं, इसमें जितने कॉलेज हैं, मुझे लगता है कि स्कूल लेवल से 9वीं, 10वीं, 11वीं या 10वीं, 11वीं, 12वीं से पत्रिकाओं को अनिवार्य कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे का खर्च होगा, लाइब्रेरी में वैसे भी किताबें खरीदनी है। राजभाषा का नियम है कि आपको 50% हिंदी की किताबें खरीदनी है, उसमें पत्रिकाओं को शामिल कर दिया जाए। तो धन्यवाद सर। और जैसा कि हमारे विदेशों से भी, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और अब हमारा एक अगला कार्यक्रम ये भी रहेगा कि विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं आधा सेकंड लूंगा आपसे। हाँ सर। ये हम लोगों ने तमाम चिंताएं प्रकट की हैं। अभी स्थिति जन्मेजय जी ने कहा कि अंक भेजने में जो स्थिति उत्पन्न होती है, कठिनाई आती है। एक अनुभव ये है इस समय का कि सरकार के जो डाकिये थे नियमित, उनकी जगह आपने पार्ट टाइम डाकिये रखे हुए हैं। वे लोग पत्रिकाएं पाठक तक पहुंचा भी नहीं रहे। बढ़िया और इसलिए कम से कम और कुछ अनुदान वगैरह वगैरह की बात की हैं,
कम से कम इतना ही सुनिश्चित हो जाए कि जो छप रही हैं, डाक को मिल रही हैं, वो गंतव्य तक पहुंचे। तो सरकार का ये भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ हो सकता है। मैंने तो नहीं, ये ये भी बिल्कुल पढ़ा है सही सर, है। गांधी जी का भाषा के प्रति ही, कि अगर बोले मैं अगर हूं तो सरकारी जो अधिकारी जो हिंदी में काम करना चाहिए, जैसा कि आदेश ऊपर से आता है, वो नहीं करे तो उनको बर्खास्त कर दे। ऐसा भी मैंने गांधी जी के बारे में पढ़ा है कि, लेकिन आज उस तरह के ना तो अधिकारी हैं ना उस तरह के नेता हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार आप सबको। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आप नमस्कार।